ठीक है। नमस्कार। कलकत्ता सोसाइटी फॉर एशियन स्टडीज एवं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले सत्र में हमने सुना प्रथम सत्र के आदरणीय वक्ता सोमनाथ सर को, हितेंद्र पटेल जी को एवं रामलख चौधरी जी, आदित्य गिरी एवं रवि पंडित। दूसरे सत्र में जैसा कि मुझे बोलना है, 19वीं और 20वीं शताब्दी का बंगाल, रचनात्मक उत्कृष्टता, संदर्भ बंगला नवजागरण एवं साहित्यिक सिनेमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय नवजागरण की जो अवधारणा है वो निश्चित तौर पर आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी घटना है। वेदांत, बौद्ध धर्म और भक्ति आंदोलन के बाद भारतीय नवजागरण हमारे देश में एक बड़े आंदोलन के तौर पर देखा जा सकता है। औपनिवेशिक काल में घटित यह नवजागरण निश्चित तौर पर कई बिंदुओं पर टकराहट का परिणाम है और हम सभी जानते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी का बंगाल कई अर्थों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरता है। साहित्य की तमाम विधाओं में हम देख सकते हैं कि कला के जो विविध माध्यम हैं और उन विविध माध्यमों में बंगाल की ओर से या बांग्ला नवजागरण की जो पृष्ठभूमि है, जिसकी ओर सुबह आदरणीय सोमनाथ जी इशारा भी कर रहे थे। सुशोभन सरकार ने बांग्ला रेनेसा पर जो महत्वपूर्ण किताब लिखी है, उसमें उन्होंने कई चरणों की बात कही है बांग्ला नवजागरण के संदर्भ में। राजा राम मोहन राय, उसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद से लेकर गदर तक का समय, गदर से लेकर कांग्रेस के आगमन तक का समय, और उसके बाद बंग स्वदेशी आंदोलन से होते हुए हम गांधी के आगमन तक के समय को हम बांग्ला नवजागरण के पृष्ठभूमि के तौर पर देखते हैं। मैं 2-3 बिंदुओं की तरफ आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि बांग्ला नवजागरण भारतीय नवजागरण में घटित होने वाली सबसे कह सकते हैं कि प्रथम बंगाल व प्रथम क्षेत्र केंद्र बना। और देखिएगा कि बंगाल प्रथम केंद्र इसलिए भी बना क्योंकि यहाँ औपनिवेशिक सत्ता की जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया थी, पश्चिमी सभ्यता या कह सकते हैं पश्चिम का जो ज्ञान था, उसका आलोक पहले बंगाल में हमें वो दिखता है। तो एक बड़ी वजह है कि बंगाल में नवजागरण की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं अंग्रेजी शासन का एक बड़ी भूमिका रही है। मैं ये भी देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि जो नवजागरण बंगाल में पहले घटित होता है, भारत के अन्य क्षेत्रों में आप देखिएगा कि हिंदी क्षेत्र में भारतीयों के आगमन के साथ उसे देखा जाता है और दक्षिण मराठा और तमिल में थोड़ा और बाद में भी हम देख सकते हैं। बात हो रही थी कि क्या सुशोभन सरकार ने, जिस और सोमनाथ जी ने इशारा भी किया कि पश्चिमी मॉडल को क्या भारतीय नवजागरण का आधार माना जाना चाहिए। क्या भारतीय नवजागरण की जो बात होती है, क्योंकि तो क्या उसकी जो प्रेरणाएं हैं क्या पश्चिमी मॉडल है, या हम उसका कहीं न कहीं एक सूत्र या छोर भक्तिकाल, वेदांत और बौद्ध दर्शन से जोड़कर देख सकते हैं। हमने देखा कि राजा राम मोहन राय की भी चर्चा हुई और राजा राम मोहन राय ने जिस तरह से आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वेद और उपनिषद तक की बात कही, वे एक तरफ खगोल विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक विषयों के पठन पाठन की बात करते हैं और दूसरी ओर कहीं न कहीं वे वेद और उपनिषद की बात भी कह रहे थे, जो संरक्षणशीलता की बात कही गई। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ नवजागरण की प्रेरणाएं भिन्न है। वे प्रेरणाएं पश्चिम की तरह नहीं है, क्योंकि पश्चिम में जब नवजागरण आता है तो आप मान के चलिए कि पश्चिम औपनिवेशिक सत्ता का हिस्सा, औपनिवेशिक शासन का हिस्सा नहीं है। पश्चिम जो है वो औपनिवेशिक शासन जैसी चीज से मुक्त है। लेकिन भारत में जब नवजागरण की घटना घटती है तो भारत कहीं कहीं औपनिवेशिक सत्ता का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि औपनिवेशिक सत्ता के कुछ चरित्र जो हैं वो भारतीय नवजागरण में
या बंगाल के नवजागरण में उसका प्रभाव हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो पश्चिम का मॉडल है, क्या उसको भारतीय नवजागरण के जो हमारे पुरोधा हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है? एक बड़ा अंतर हम ये देख सकते हैं कि पश्चिम में जो नवजागरण है वह अपनी परंपरा से विच्छिन्न है, जबकि भारत में जो नवजागरण है जिसके पृष्ठभूमि बंगाल से जुड़ा हुआ है, आप देखिएगा कहीं न कहीं हमारे यहाँ परंपरा से विच्छिन्नता नहीं है, परंपरा की निरंतरता भी है। ये विच्छिन्नता नहीं है। अगर विच्छिन्नता होती तो हम वेद वेदांत बौद्ध धर्म और भक्ति काल को नहीं जाते। हमने पश्चिम की शिक्षा व्यवस्था से बुद्धिवाद और ज्ञानोदय के बाद जो हमारे सामने 1789 की फ्रांस की राजक्रांति का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, उस समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ने जिस तरह से लोगों के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों को वैश्विक कह सकते हैं कि एक सहयोग की बात की, उसकी आभा हम भक्ति काल ये नवजागरण में देख सकते हैं। तो धार्मिक रूढ़ियों, पाखंडों और भेदभाव से मुक्ति जो वैश्विक प्रेम की बात है, वह कहीं न कहीं उसकी प्रेरणा हम आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी परंपरा के उन प्रगतिशील तत्वों के साथ हम भारतीय नवजागरण की प्रेरणाओं को देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए मैंने कहा कि जब हम बांग्ला नवजागरण की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि राजा राम मोहन राय, जिनके नेतृत्व में 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में हम बांग्ला नवजागरण को देखते हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से पत्रकारिता के जरिए भारतीय जनमानस को भारतीय भाषाओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की मुक्ति का जो संकल्प है वह उनकी जातीय भाषाओं के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम अपनी भाषा की और उन्मुख नहीं होंगे तो हम जातीयता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बंगाल में जातीयता का अनुभव भाषा के स्तर पर होगा। ठीक यही बात हम देखते हैं भारतेंदु के यहाँ भी। तो भारतेंदु कहते हैं निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के बेटर किए के सुन। तो कहीं न कहीं उनका बंधुत्व निकालना, संवाद कौमुदी निकालना, मिरातुल अखबार निकालना, उसके पीछे की जो उनकी मंशा थी कि वे भारतीय भाषाओं के प्रति आस्था प्रकट कर रहे थे। वे देश ये जातीय एकता को राष्ट्रीय एकता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और नियमित रूप से उन्होंने बंधुत्व 4 भाषाओं में निकला, जिसका जिक्र शंभुनाथ जी ने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुद्धिवाद और ज्ञान की बात वो करते हैं, एक तरफ वो ओरिएंटलिज्म लैंग्वेज की बात करते हैं राजा राम मोहन राय, और आप देखिएगा उसी समय जिसकी बात रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और देसी भाषा की बात करते हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि हिंदी क्षेत्र में जो नवजागरण है वहां भी मातृभाषा की बात की जा रही है। लेकिन शिक्षा के माध्यम के तौर पर हम बंगाल में क्या देख रहे हैं कि जो औपनिवेशिक शासन के कारण जो आधुनिकता और स्वतंत्रता के बीच यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वे स्वतंत्रता की जगह आधुनिकता को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें आधुनिकता को इसलिए चुनते हैं कि उन्हें लगता है कि आधुनिकता के जरिए वे उस जो हमारे यहाँ राजाओं और बादशाहों के समय का शासन था उससे वो टकरा सकते हैं, उन मूल्यों से टकरा सकते हैं जो जड़ हो चुके थे, जो सामंती मूल्य थे। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ बंगाल में जो नवजागरण की पृष्ठभूमि में हम ये देख सकते हैं कि वे स्वतंत्रता की तुलना में आधुनिकता को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आधुनिक मनुष्य होने का अर्थ हुआ कि एक बड़े समाज के साथ वो ब्रिटिश शासन के साथ साथ वो पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा के मॉडल को कहीं न कहीं भारत में उस सामंती व्यवस्था से, या कह सकते हैं उसके पूर्व की जड़ता से या धार्मिक कुरीतियों से, सामाजिक जड़ताओं से टकराने की जमीन तैयार कर सकते हैं। ये बुद्धिवाद का सबसे बड़ा लक्षण था। बुद्धिवाद ने लोगों के मन में तर्क संदेह पैदा किया, प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की,
क्योंकि जो चीजें पहले से आ रही हैं उनसे हम कैसे टकराएंगे अगर हमारे मन में उनको लेकर संदेह नहीं पैदा होगा। तो बुद्धिवाद ने जो सबसे बड़ा काम किया, हमारे मन में संदेह पैदा करने की जगह पैदा की। इसलिए जो आधुनिक विचारों से जुड़े हुए हमारे जो चाहे राजा राम मोहन राय हों, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध का मामला एकदम नवजागरण का मामला सिर्फ नहीं है, हम इसका कहीं न कहीं एक सूत्र जोड़कर देख सकते हैं भक्ति आंदोलन से, जहां कबीरदास कहते हैं, क्या कहते हैं, पाखर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासो भली है चाक जग पीस पीस खाए। कहने का अर्थ यह है कि ये कहीं न कहीं हम क्या देख रहे हैं कि बंगाल में अगर धार्मिक कर्मकांड का विरोध हो रहा है, ये जो उनके यहाँ जड़ चीजों के प्रति या कह सकते हैं उनके प्रति लड़ने का जो संस्कार निर्मित हुआ है वह पश्चिमी मॉडल नहीं है। ज्ञान पश्चिमी हो सकता है, संदेह जो है वो ज्ञान से उन्होंने अर्जित किया है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो प्रगतिशील परंपरा है जिसे हम लोक जागरण का काल भक्ति काल को कहते हैं, वहां से वो प्रेरणा लेते हैं। और लेकिन वो एक अच्छी बात यह है कि एक तरफ वो अतीत की प्रगतिशील परंपरा को ग्रहण करते हैं, दूसरी तरफ नई शिक्षा नए ज्ञान के जो द्वार खुले हैं जिसके कारण वो ज्ञान विज्ञान खगोल विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करते हैं। एक तरफ वो वेद उपनिषद को भी शामिल करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि विज्ञान सम्मत विषयों के साथ पठन पाठन को जोड़ा जाए, क्योंकि यह युग जो था वह तर्कशीलता का युग था। तो ये एक बड़ी घटना हम देख सकते हैं। उन्होंने समाज सुधार के लिए भी बहुत प्रयास किया, इस पर भी काफी चर्चा हुई, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि राजा राम मोहन राय सिर्फ सामाजिक कुरीतियों से टकराते नहीं हैं, बल्कि वो स्त्री के प्रश्न पर भी बड़ा मुखर है। सती प्रथा का विरोध स्त्री की उसकी मुक्ति का संकल्प मानते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने 1823 में एक पुस्तिका निकाली थी, नारी जाति के प्राचीन अधिकार पुस्तिका का नाम था। अब देखिए कि नारी जाति के प्राचीन अधिकार पुस्तिका में वो क्या करते हैं कि पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री के अधिकार की बात करते हैं। यानी जो बात गबन में 1935 के आसपास प्रेमचंद कर रहे हैं, लगभग 100 साल पहले राजा राम मोहन राय कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि वो स्त्री के अधिकार की बात करते हैं। और हम देख सकते हैं कि बांग्ला नवजागरण की जो उत्कृष्टता है रचनात्मक को, चाहे सामाजिक संस्कार के तौर पर देखा जाए तो डिरोजियो, केशव चंद्र सेन, माइकल मधुसूदन, विद्यासागर, बंकिम बाबू, रविन्द्रनाथ जैसे हम दर्जनों समाज सुधारक लेखक चिंतकों को देख सकते हैं जिन्होंने बांग्ला नवजागरण में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इनके यहाँ मूल भाव क्या था? बुद्धिवाद था, तर्कवाद था, मानवतावाद था, राष्ट्रीय जागरण के प्रश्न थे, कला साहित्य और संस्कृति को उन्होंने अपने समाज को आगे ले जाने का एक प्रमुख माध्यम बनाया और अपने उत्कृष्ट रचनात्मकता के संस्कार से जो पुरातनता थी, कुसंस्कार थे, जो सामाजिक जड़ता थी, उनसे संघर्ष करने की जमीन तैयार की। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। डिरोजियो की भी चर्चा हुई और डिरोजियो ने बड़ी अच्छी बात की थी, सर ने भी इशारा किया, लेकिन सबसे अच्छी बात जो डिरोजियो की है वो कहता है कि मैं इसे स्वाभिमान अपना देश मानता हूँ, भारत को। अब देखिए बड़ी अच्छी बात है कि एक डिरोजियो जो कि भारतीय नहीं है, ईसाई मूल का है, लेकिन वो क्या कहता है, ठीक उसी तरह जयशंकर प्रसाद के यहाँ कार्मेलिया कहती है, अरुण मधुमय यह देश हमारा है, जहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्मेलिया भी विदेशी नहीं है, लेकिन वो भारत के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ भी डिरोजियो स्वाभिमान कहता है कि यह मेरा देश है, मैं इस देश का नागरिक हूँ। और जो लोग देश की मुक्ति को, देश के विकास को औपनिवेशिक सत्ता से जोड़कर देखते हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ, यह उनका भ्रम है। तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो लोग कहते हैं उपनिवेशीकरण में भारत का फायदा है, यह सत्य की अपेक्षा लफ्फबाजी अधिक है। यह सत्य नहीं है, यह एक ऐसा झूठ है जिसे बार बार लोग दोहरा रहे हैं। और ये अंग्रेजी पुस्तकों में या अंग्रेजी इतिहासकारों के द्वारा रिपोर्टों में, गजेटरियों में बार बार भारत की जो छवि बनाई गई, मैं कहता हूं कि भारत की फ्रॉड छवि निर्मित की गई कि भारत एक पिछड़ा मुल्क है, काऊ बेल्ट है, अंधविश्वासों का देश है। यानी ऐसा कहकर वे भारत के में औपनिवेशिक शासन की जड़ों को दीर्घायु करने की साजिश चल रहे थे, जैसा कि अमेरिका करता है। अमेरिका क्या करता है, किसी दुनिया के मुल्कों में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो कहता है यहाँ शांति मैं ही ला सकता हूँ,
और वहाँ पूरा सेटअप अपना लेकर चला जाता है और एक तरह से कल्चरल टूरिज्म को डेवलप करता है, इकोनॉमिकल जोन को किस तरह से ये कर लेता है। जिस ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की सर बात कर रहे थे, बिल्कुल हम आज के समय में भी देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि बांग्ला नवजागरण ने औपनिवेशिक लूट की निंदा उस रूप में नहीं की जितना कि हिंदी क्षेत्र के नवजागरण में हम देख सकते हैं। जो कहीं न कहीं क्या है कि बांग्ला नवजागरण में स्वतंत्रता की तुलना में आधुनिकता के प्रति लोगों में ज्यादा आकर्षण था। और एक बात यह है कि इनकी जब हम चर्चा करते हैं कि बंगाल में जो नवजागरण है वो औपनिवेशिक शासन में ही आकार पाता है, तो जाहिर सी बात है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, केशव चंद्र सेन ने भी जब ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि जो हिंदू और मुसलमान, ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, क्योंकि जब तक आप धर्मनिरपेक्षता के मामले को आप सामाजिक उन्नति मुक्ति से जोड़कर नहीं देखेंगे, सामाजिक सौहार्द से जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक जो है हम विकास की अवधारणा को या किसी भी राष्ट्र में के भीतर चेतना की बात को हम उस रूप में प्रमोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से केशव चंद्र सेन ने स्त्री अधिकारों की बात की। उन्होंने ब्रह्म मंदिर में की स्थापना करते हुए इस बात पर बल दिया कि यहाँ सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, मुसलमानों का निषेध होगा, ऐसी बात नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मंदिर में मुसलमानों का निषेध नहीं है, जबकि हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहीं कहीं बांग्ला नवजागरण में हिंदुओं के लेकर एक सॉफ्ट कर्नल है, लेकिन केशव चंद्र सेन इसका परिमार्जन करते हैं। अच्छा, विद्यासागर की भी बात थी, विद्यासागर के बारे में हम जानते हैं, विद्यासागर की तमाम छवियों की और हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन मैं 2-3 बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने क्या किया, सामाजिक संस्कार का काम करने के अलावा वो जितने बड़े विद्या के सागर थे उतने बड़े करुणा के भी सागर थे। आप सबको पता होगा कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो झारखंड के कर्माटांड में जाकर वो 20 साल तक रहे और उन्होंने होम्योपैथिक की का ज्ञान अर्जित करके उस इलाके के आदिवासियों को निःशुल्क सेवा की। नंदन कानन बनाया, वहां के बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया। यानी वो सिर्फ राइटर नहीं थे, एक्टिविस्ट थे। यानी नवजागरण का मामला सिर्फ लेखन का मामला नहीं था। नवजागरण का अर्थ ये था कि हम कहीं न कहीं अपने समाज के भीतर अपने प्रयासों से उस बदलाव को लाएं जिससे कि समाज आगे बढ़ सकता है। यही काम हिंदी क्षेत्र में भारतेंदु भी करते हैं। भारतेंदु सिर्फ लिखते नहीं है, बलिया के ददरी वाले मेले में हर साल मेले का आयोजन करते हैं, खुद नाटक खेलते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कविता वर्धनी सभा बनाई थी, तदीय समाज बनाया था, पेनी रीडिंग्स क्लब की स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था एक सकारात्मक संवाद की, क्योंकि जब तक हम एक सकारात्मक संवाद नहीं करेंगे तब तक हम औपनिवेशिक सत्ता की साजिशों को चिन्हित नहीं कर पाएंगे। तो जो औपनिवेशिक सत्ता को दीर्घायु करने वाले तत्व थे, चाहे वह सामंतवाद हो, चाहे धार्मिक उपमंडुकता हो, या कह सकते हैं कि धर्म का जो छद्म रूप था जिसको आधार बनाकर फूट डालो और राज करो की जो साजिश अंग्रेजों ने रची थी, उसको भेदने का काम किया था इन लोगों ने। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका इस रूप में भी देखी जा सकती है कि वो सिर्फ लेखन नहीं करते हैं, वे अपने समाज के निराश्रित लोगों के हित में काम भी करते हैं और मृत्यु पर्यंत जो है वो इस काम में लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम विद्यासागर की भी भूमिका को देख सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतेंदु और विद्यासागर में बड़ा गहरा संबंध था। एक तरह से देख सकते हैं कि हिंदी और बांग्ला नवजागरण के बीच ये दोनों पुल की तरह थे। ये पहली ऐसी आपसी संवाद, हम पहला ऐसा आपसी संवाद था जहां हम देख सकते हैं कि बांग्ला और हिंदी के बीच एक काफी महत्वपूर्ण बातचीत, मतलब दो बड़े लेखकों के बीच हो रही थी। दोनों एक दूसरे को, अभी वो आए थे सर सत्यव्रत बाबू, वो इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे। वैचारिक मतभेद के बाद भी सबको स्वीकार करने का जो की उदारता, ये उदारता यानी जब बड़ा मन नहीं होगा किसी भी समाज में तो वहां कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, बड़ा बदलाव नहीं आएगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे समाज हो। चित्त का बड़ा होना चाहिए, और ये चित्त का बड़ा होने का अर्थ है कि आपके भीतर दूसरे को की स्वीकार्यता को लेकर वह संस्कार निर्मित हो, और ये हम भारतेंदु और विद्यासागर में देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैंने कहा कि ये राजा राम मोहन ने भी बांग्ला भाषा को लेकर एक तरह से हम देख सकते हैं कि उसके गद्य के निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जिनको आधुनिक बांग्ला का जनक कहा जाता है, वर्ण परिचय लिखकर उन्होंने बांग्ला भाषा को जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उसी समय यह जरूरत महसूस होने लगी कि भारतीय भाषाओं के एक भाषाओं के आधार पर जातीयता के निर्माण की बात की। सुबह हितेंद्र पटेल जी भूदेव मुखर्जी का नाम जिक्र किया उन्होंने। भूदेव मुखर्जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने राष्ट्रीय भारत उपनिवेश था, उपनिवेश से राष्ट्र बनने के बीच की जो प्रक्रिया है वह कैसे निर्मित होगी जब हम अपनी जातीय संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, जब अपनी भाषा पर हम गर्व नहीं करेंगे। तो उनका मानना यह था कि राष्ट्रीयता की अवधारणा जो है वह जातीय अवधारणा के बिना पूरी नहीं हो सकती है, और जातीयता का मामला भाषा से जुड़ा हुआ था। ये भूदेव मुखर्जी थे जिन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहते हुए बिहार में उन्होंने क्या किया, उन्होंने फारसी की जगह हिंदी को जो है न्याय क्या कहते हैं कोर्ट की कचहरी की भाषा के उन्होंने बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उस समय राजनारायण बसु ने के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय व्यायामशाला जैसी संस्थानों का गठन किया। यानी कहीं कहीं राष्ट्रीयता के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने की, जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ी घटना थी। इसके अलावा हम सादा चरण मित्रा को भी देख सकते हैं, बंगाल के ही थे, जिन्होंने देवनागरी पत्रिका निकालकर जिस तरह से, तो इस तरह से देख सकते हैं कि बांग्ला नवजागरण की जो पृष्ठभूमि थी। उसके बाद हम रामकृष्ण परमहंस को देख सकते हैं, उनकी भी चर्चा हुई कि उन्होंने किस तरह से स्त्री को माँ के रूप में देखा और उन्होंने उसकी छवि जो है इसी रूप में निर्मित की है। और आज भी बंगाल में बेटियों को माँ कहा जाता है। उन्होंने जिस सर्वधर्म की बात की है, इन्होंने सर ने भी लिखा है कि भक्ति काल में लोग क्या करते हैं कि हम ईश्वर में मनुष्य की तलाश करते हैं, लेकिन रामकृष्ण के यहाँ मनुष्य में ईश्वर की तलाश की एक प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, ये कोशिश दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम विवेकानंद को देखते हैं जिन्होंने आत्मगौरव, राष्ट्रबोध से लोगों को जोड़ने की, आत्मविश्वास और ईमान से जोड़ने की कोशिश किया। सर्वधर्म की बात कही, सर्वधर्म की बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि हमें जो है किस तरह से जो है धर्म के मामले पर हमें आदमी होने का परिचय देना होगा, हमें मनुष्य होने का परिचय देना होगा, और सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में एक तरह से श्रद्धा का भाव होना चाहिए, स्वीकार्यता का भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर सौहार्द पैदा करता है, और अगर हम किसी को नकारते हैं तो हमारे भीतर संघर्ष की पैदा होता है। तो कहीं न कहीं क्या है, अंग्रेजी शासन हो चाहे सामाजिक कट्टरवाद हो, उससे टकराने के लिए मानवीय एकजुटता बेहद जरूरी है। अगर हम मानवीय एकता का हिस्सा नहीं बन सकेंगे तो हम हर वक्त हर युग में ऐसी संभावनाओं से जोखिम उठाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। विवेकानंद ने भी जिस तरह से आधुनिकता को, पश्चिमी जीवन शैली को किस तरह से उन्होंने विरोध करते हो, विरोध कहेंगे क्या, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। वे कहते हैं, जिसकी बात सर ने भी कही कि जाति भेद पर हम लोग कितना, क्योंकि देखिए अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं सत्यजीत राय की बात करूंगा तो इस बारे में चर्चा करूंगा, हम जब राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या राष्ट्र की परिधि से हम क्या वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के मुद्दे को खारिज करके राष्ट्र की बात करेंगे? हम देश से प्रेम कब करेंगे? जब सामाजिक समरसता होगी। हम सामाजिक जीवन में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के द्वंद्व से गुजर रहे हैं, उनके दंश को झेल रहे हैं, तो क्या राष्ट्र के मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं क्या? जिस समाज में हम रहते हैं वहां हमें उपेक्षित, लांछित और प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो क्या राष्ट्र मुद्दे पर उस फॉरवर्ड क्लास के साथ हम खड़े होंगे क्या? नहीं खड़े होंगे। सवाल यह है कि जब तक जमीनी स्तर पर हम मनुष्य अपने समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर उनको अपने अभियान का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात थी जो कि जिसकी ओर विवेकानंद ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। तो बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब तक दलित जाति का उत्थान नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। वो लाइन में कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हमारे अभिजात पूर्वज साधारण जन समुदाय को जमाने से पैरों तले कुचलते रहे, इसके फलस्वरूप वे बेचारे एकदम असहाय हो गए, यहां तक कि वे अपने आप को मनुष्य मानना ही भूल गए। सदियों तक वे धनी मानियों की आज्ञा सिर आंखों पर रखकर केवल लकड़ी काटते और पानी भरते रहे हैं। उनकी यह धारणा बन गई कि मानो उन्होंने गुलाम के रूप में जन्म लिया है। यदि कोई व्यक्ति इन दलित निर्धन लोगों के प्रति सहानुभूति का शब्द कहता है
तो मैं प्रायः देखता हूं कि आधुनिक शिक्षा के दिन हाँकने के बावजूद हमारे देश के लोग इनके उन्नयन के दायित्व से तुरंत पीछे हट जाते हैं। सवाल यह है कि कितने लोगों ने राष्ट्र के मुद्दे पर तो सबने जो है आगे बढ़कर झंडा उठा लिया, लेकिन समाज के भीतर के इस असमानता को, इस भेद को दूर करने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया, या उनके प्रयासों को सरकारी तंत्र से लेकर समाज के तथाकथित जो लोग थे क्या उन्होंने सहयोग किया। जब तक हम अपनी मानसिकता में, और हमने ये धर्म के हवाले से यह भी कह दिया उनके लिए कि यह पुनर्जन्म है, पुनर्जन्मों का पाप है, यानी हमने उन शास्त्रों, उन पोथियों के जरिए उन्हें बांधने की कोशिश की, और हमने उनके भीतर यह हीनता पैदा कर दिया कि उनके पुनर्जन्मों का उन्हें फल मिल रहा है, यानी धर्म और आस्था के नाम पर उनको बांधना, डराना, और इसके जरिए जो है ताकि वो प्रतिवाद न कर सके, अपने हक की बात न कर सके। तो विवेकानंद ने इस तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं रविन्द्रनाथ पे थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। रविन्द्रनाथ के पहले मैं थोड़ा सा 1857 की क्रांति के बारे में भी बात करूंगा। इस पर बात हुई 1857 की क्रांति एक अद्भुत घटना थी, और उसे रामविलास शर्मा ने नवजागरण की पहली सीढ़ी माना है, और मानना जरूरी भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो 1857 की क्रांति लेकर बहुत भ्रम रहा है। कई लोगों ने इसे माना कि पुनः जो है सामंती और जमींदारी व्यवस्था को स्थापित करने का है, राजतंत्र को स्थापित करने का है। कुछ लोगों ने इसे सिपाही विद्रोह माना, कुछ लोगों ने जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह माना। अलग अलग धारणाएं रही। एक मैंने वो कहा ना, हमारे यहाँ हिंदी के लेखक थे राधाचरण गोस्वामी, उन्होंने यमलोक की यात्रा में उन्होंने लिखा है कि जो अगर जो लोग 1857 की क्रांति में अंग्रेजी के खिलाफ लड़ेंगे वो यमलोक की यात्रा करेंगे। देखिए कितना दुविधा भरा रहा 1857 की क्रांति के परसेप्शन को लेकर, जबकि सच्चाई यह है कि इस आंदोलन में पहली बार हमने देखा कि हर वर्ग और नीच तबके के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हुए हर वर्ग के लोगों ने लगभग इसमें भागीदारी की। और दूसरी बात यह है कि 1857 की क्रांति हिंदी क्षेत्र में जब पहुंचता है तो उसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन की क्रूरता के खिलाफ ये लड़ाई है। ये भले रिड्यूस कर दिया जाता हो कि चर्बी का मामला है और एक म्यूटिनी है, ये विद्रोह का मामला सिर्फ जो है एक क्षणिक या तात्कालिक घटना नहीं है, यह अंग्रेजों के लंबे समय तक के दमनात्मक नीतियों के खिलाफ एक विस्फोट है जन सामान्य का, जिनको वहां अंग्रेजी शासकों ने, चाहे वो किसान हो, अवध के किसान सिर्फ नहीं है, बाकी किसान भी थे जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिनके साथ ज्यादतियां की गई। नहीं तो 1859 का जो रेवोल्यूशन होता है, क्यों नील आंदोलन क्यों होता है? इसीलिए नील विद्रोह होता है, जब जबरन जो है उनसे नील की खेती करने के लिए कहा जाता है, और उस समय तंग आकर 1859 में जो है लाखों किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। और देखिए नील की खेती बंद हो जाने के बंगाल में उसका क्या असर दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं आप। उस समय हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट नामक पत्रिका निकालते थे, और उस पत्रिका में उन्होंने किसानों के हक में बहुत सारे लेख लिखे। और दीनबंधु की बात हुई 1860 में, उन्होंने नील दर्पण लिखा, जिसका बाद में ट्रांसलेशन माइकल मैक्सवेल ने अंग्रेजी में किया। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के बावजूद भी बंगालियों का एक ऐसा समूह था जो औपनिवेशिक शासन का विरोध कर रहा था, उनकी लूट का विरोध कर रहा था। यानी आप देखिए 1857 का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन यह है कि बांग्ला नवजागरण में जो नई चीज शामिल होती है वो औपनिवेशिक सत्ता के विरोध का स्वर। 1857 के पहले बंगाल में के नवजागरण में औपनिवेशिक सत्ता के विरोध का स्वर नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं मानता हूं कि 1857 की क्रांति बंगाल के नवजागरण में औपनिवेशिक विरोध का स्वर भरने का काम भी करती है। 1857 की क्रांति को इसलिए महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ की भी बात मैं थोड़ी बहुत कर लूँ कि रविन्द्रनाथ जो थे उनके वो तो सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि हमारे वैश्विक कवि हैं, विश्व कवि के रूप में उनकी ख्याति है। उनकी ख्याति क्यों है? कई ऐसे प्रश्न हैं। क्या उन्होंने सिर्फ वो एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे लेखक थे? नहीं, सबसे बड़ी बात है वो अच्छे मनुष्य थे, और उनकी संवेदनाओं का संसार बड़ा व्यापक था।
इसीलिए देखिएगा कि समकालीन है, लगभग समकालीन है हमारे यहाँ मैथिली सरगुप्त, वो भारत भारती लिखते हैं और बंगाल में विश्व भारती की परिकल्पना करते हैं। तो देखिए भारत भारती की बात कह रहे हैं हिंदी क्षेत्र में, और वहीं रविन्द्रनाथ जैसे लोग जो है विश्व भारती की बात कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में एक फर्क हम देख सकते हैं एक समय के यहाँ। तो ये जो उनके यहाँ जो मानवतावाद है, जो बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर मनुष्य होने के साथ जो संवेदनात्मक संबंध है रविन्द्रनाथ के यहाँ, वह जो है बांग्ला नवजागरण की एक महत्वपूर्ण गति बनती है। रामविलास शर्मा ने उनके बारे में एक लेख लिखा है, उसका मैं जिक्र करूंगा। बांग्ला नवजागरण और रविन्द्रनाथ ठाकुर, उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है, वो मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि रविन्द्रनाथ भारत के प्रतिनिधि कवि हैं, वह विश्व कवि भी हैं। विश्व मानवतावाद उनके साहित्य का महत्वपूर्ण धारा है। इन सबके साथ वो बंगाल के जातीय कवि भी हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि पुनि जहाज पे आवे, वैसे ही रविन्द्रनाथ बंगाल से उड़ान भरते हैं, विश्व ही नहीं ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर फिर उसी बंगभूमि पर उतर आते हैं। बंगाल की धरती, बंगाल का साहित्य, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, ये सब रविन्द्रनाथ के अक्षय प्रेरणा स्रोत हैं। उनके रहस्यवाद, दर्शन, विश्व मानवतावाद आदि की चर्चा के दौरान उनके साहित्य में अंतर्निहित जातीय चेतना अक्सर पीछे छूट जाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि वो मनुष्य को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जातीयता को कम देते हैं। जब व्यक्ति जातीयता से ऊपर उठकर जब विश्व मानवतावाद की बात करता है तो वह व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। यही वजह है कि रविन्द्रनाथ का कद जो है एक विश्व कवि के रूप में हमारे सामने आता है। और हिंदी साहित्य के साथ उनका बड़ा गहरा संबंध था। जैसा कि मैंने कहा, कबीर का प्रभाव था रविन्द्रनाथ पर, और रविन्द्रनाथ ने कबीर के 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिखा। और देखिए छायावाद के समय में भी हम देख सकते हैं रोमांटिसिज्म का जो दौर था, मिस्टिसिज्म का भी जो दौर है, यानी भक्ति काल के मिस्टिसिज्म से किस तरह से छायावाद का मिस्टिसिज्म डिफरेंट है, उसकी अगर हमें पड़ताल करनी हो तो हम कहीं न कहीं क्या है रविन्द्रनाथ की रचनाओं में जाकर देख सकते हैं। निराला ने उन पर काफी कुछ लिखा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भी काफी कुछ लिखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब मैं आलेख का जो मेरा दूसरा हिस्सा है जो कि सिनेमा पर केंद्रित है, और तो मैंने व्यापक परिप्रेक्ष्य को नहीं लिया है। कुछ फिल्मकारों को, कुछ सिनेमा के जो है आर्टिस्टों को मैंने आधार बनाया है और उनसे जोड़कर मैं देखने की कोशिश करूंगा। हम सभी जानते हैं कि 19वीं सदी जो है 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है वो बांग्ला सिनेमा ने किस तरह से भारतीय सिनेमा को प्रभावित करता है और किस तरह से प्रेरणा देता है और प्रेरणा ग्रहण करता है। ये जो आपसी बांग्ला सिनेमा का भारतीय परिदृश्य के साथ जो संबंध है, और एक बड़ी अच्छी बात है, आप देखिएगा बंगाल में सिनेमा ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ और उसका ये एक केंद्र, बड़ा केंद्र क्यों बना, क्योंकि देखिएगा रंगमंच जहाँ मजबूत था वहीं सिनेमा का केंद्र भी मजबूत हुआ। खास करके बंगाल और महाराष्ट्र के संदर्भ में बात लागू होती है। तो बंगाल में थिएटर बहुत पहले से सक्रिय था, महाराष्ट्र में थिएटर सक्रिय था। यही वजह है कि बंगाल में सिनेमा की जो है परंपरा आप प्रारंभ काल से ही देख सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो हीरालाल सेन थे बंगाल के, उन्होंने सबसे पहले बंगाल में हीरालाल सेन ने जो है बायोस्कोप की स्थापना की और उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी बंगाली प्रोडक्शन कंपनी बनाया। उसके पहले एक भी बंगाली प्रोडक्शन कंपनी नहीं थी। उस प्रोडक्शन कंपनी का नाम है इंडो ब्रिटिश फिल्म कंपनी, और इस कंपनी के द्वारा मदन थिएटर के बैनर तले 1919 में पहली बंगाली फिल्म बिल्लक पल मंगल का प्रदर्शन होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और उसके बाद ठीक 2 साल बाद IBFC के प्रोडक्शन के तहत बिलत फिरत का निर्माण किया जाता है और हीरालाल सेन से बांग्ला फिल्म की जो परंपरा शुरू होती है सिनेमा की, वो अभी आज तक हम आकर देख सकते हैं। विमल राय, प्रवतेश बरुआ से होते हुए सत्यजीत राय, मृणाल सेन, तपन सिन्हा, ऋषिकेश मुखर्जी, ऋतिक घटक से होते हुए आप गौतम घोष, पूर्णा घोष तक की हम यात्रा देख सकते हैं। बांग्ला सिनेमा का परिदृश्य बहुत बड़ा, सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बहुत समृद्ध भी है। और सबसे अच्छी बात है कि सिनेमा के विकास में और सिनेमा के निर्माण में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका रही है, खास करके बंगाल में तो रही है। अन्य क्षेत्रों में ये परंपरा थोड़ी धीमी भी है और देर से आई है, लेकिन बंगाल में साहित्य और सिनेमा का बड़ा गहरा रिश्ता है।
हमारे हिंदी क्षेत्र में भी जो पहली फिल्म बनी थी सत्य सत्य हरिश्चंद्र, वो भी साहित्यिक कृति पर बनी थी। और बंगाल में हम देख सकते हैं कि मैंने सैकड़ों फिल्में जो है साहित्यिक कृतियों पर बनी, और सबसे बड़ी संख्या में फिल्म निर्माण का काम साहित्यिक फिल्मों का किया तो हमारे सत्यजीत रे ने किया। मैं इस विषय पर थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा सत्यजीत राय के बारे में, जो कि बांग्ला सिनेमा के बहुत बड़े, तो मेरा फोकस थोड़ा सा उन पर है। और मैं सत्यजीत राय के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि वो बंगाल के नहीं बल्कि संभवतः भारत के कैसे अकेले कलाकार मैंने फिल्मकार हैं जो संगीतज्ञ भी हैं, जिन्होंने मतलब चित्रकला भी की है, इवन कि उन्होंने रेखा चित्र भी बनाया है। तो ये एक बड़ी भूमिका रही है उनकी, तो हम एक देख सकते हैं। और 1940 साल में 40-42 में वो शांति निकेतन में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो शांति निकेतन में जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। तो नंदलाल बोस वहाँ अध्यापन कर रहे थे, तो उनका मन था कि भविष्य में जो है सत्यजीत राय चित्रकार बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 2 साल बाद ही शांति निकेतन छोड़ के 43 में क्या करते हैं, एक ब्रिटिश कंपनी है अप्रैल महीने में, डीजे कीमर नाम की ब्रिटिश कंपनी थी, वहां पर वो डिजाइनर का काम करते हैं, विजुअलाइजर का काम पकड़ते हैं। और यहाँ काम करते समय वे डीके गुप्ता उस समय उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनके संपर्क में आते हैं। और संपर्क में आने के बाद इनकी रुचि जो है चीज़ों को फिल्म की तरफ आकृष्ट होती है। ये पहला, तो वो सिर्फ फिल्मकार नहीं, आप देखिएगा ना, वो एक साहित्यकार भी है, संगीत की भी समझ है, और असिस्टेंट का, फिर आपको कहते हैं कवर डिजाइनिंग का भी। तो उसी समय उन्होंने सिग्नेट प्रेस नामक एक कंपनी अपनी खोली थी। और फिल्म बनाने की प्रेरणा उनको देखिए विदेशी फिल्मों को देखकर तो मिली थी, लेकिन जो सबसे बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जब वो सिग्नेट प्रेस में काम करते थे, तो सिग्नेट प्रेस में डीके गुप्ता ने उनसे आग्रह किया कि पथेर पांचाली विभूति भूषण बंदोपाध्याय का जो उपन्यास 1928 साल में आया था, जो कि बंगाल की पत्रिका में धारावाहिक रूप में छपा था, और धारावाहिक रूप में छपने के बाद वो 1928 में किताब की शक्ल में आया। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा विद्यार्थियों के लिए कि पथेर पांचाली का जो है शिशु संस्करण, जो कि डायग्राम के जरिए, रेखा चित्र के जरिए उसका प्रकाशन सिग्नेट प्रेस से किया जाए। तब जब उन्होंने पथेर पांचाली का बच्चों के लिए उस फिल्म का उन्होंने रेखा चित्र बनाकर उसका जो बनाया, तो उसके बाद उनके मन में इतना ज्यादा रेखा चित्र बनाया कि उनके मन में पथेर पांचाली बनाने की भावना पैदा हुई कि मैं तो इस तरह से उन्होंने डायग्राम बना लिया। यानी ये पथेर पांचाली के एक एक दृश्य से, चूंकि वो बच्चों के लिए बना रहे थे, इतना ज्यादा उसमें रंग है कि उनके सामने पूरा पथेर पांचाली जो है दृश्यात्मक हो उठा। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि पथेर पांचाली के बनाने की प्रक्रिया सत्यजीत राय के यहाँ इस तरह से शुरू होती है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कई मतलब पथेर पांचाली की छोटी से छोटी घटनाओं का तो जिक्र किया ही है, और पथेर पांचाली में बहुत बड़ा फेर बदलाव नहीं किया, लेकिन कुछ बदलाव किया है। और बदलाव किया है, समय हो गया क्या है? समय कितना बचा है? तो उसमें हम देखते हैं कि उपन्यास में कुल 33 अध्याय हैं, लेकिन पथेर पांचाली में 29वें अध्याय में, चूंकि उपन्यास में हरिहर राय की जो है उसमें जो है उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन इसमें उन्होंने मृत्यु दिखाया है, मतलब इसमें उसके अध्याय का वर्णन करते हुए। लेकिन मैं मूल बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि उनकी एक फिल्म आई थी बाद में, पथेर पांचाली उपन्यास पे उन्होंने अपराजितों को भी बनाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 29 अध्याय तक उन्होंने उसमें क्या बोलते हैं पथेर पांचाली में बनाया, बाकी के अध्यायों को आधार बनाकर उन्होंने अपराजितों फिल्म बनाई। मैं रविन्द्रनाथ के साथ उनकी एक साहित्यिक कृति का संबंध विभूति भूषण के अलावा मैं करना चाहता हूँ, जो कि नोस्टो नीड़ जो है 1901 में किताब में प्रकाशित हुई थी, और इसकी पृष्ठभूमि जो है 1879 की कथा से है। और इसको उन्होंने चारुलता के नाम से बनाया। चारुलता मतलब इस फिल्म की हीरोइन थी माधवी मुखर्जी। मैं इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस फिल्म में हम देख सकते हैं कि बांग्ला नवजागरण की छवियां भी देख सकते हैं।
इसमें क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित एक मध्य वर्ग की बात कही गई है। उपन्यास में देखिएगा कि जो इस उपन्यास में नायक है भूपति, जो भूस्वामी है, वो भूस्वामी है, लेकिन एक ऐसा शिक्षित भूस्वामी है जो अपनी पत्रिका अखबार निकालता है और अखबार के जरिए जो है उस जमाने में भारत सरकार की जो सामंत नीति उसकी आलोचना करता है। ये उपन्यास में हम देख सकते हैं। इस घटना का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा। उपन्यास की तुलना में देखिएगा जब हम फिल्म की बात करते हैं तो वहां वह जो चरित्र है वो थोड़ा ज्यादा लाउड और ज्यादा लिबरल रूप में आता है। क्यों? क्योंकि भूपति जो है और उसकी जो पत्नी थी, क्या नाम था वो, चारुलता, चारुलता का जीवन थोड़ा एकाकी है क्योंकि हमेशा व्यापार में व्यस्त रहता है। तो उसी का एक भाई है जो जिसका अभिनय सौमित्र चटर्जी ने किया है, उत्तम संभवतः नाम है। तो वो जब उसके संपर्क में आता है तो वो कहता है, वो उपन्यास पढ़ता है, कविताएं लिखती है, तो ये भी उसी रुचि का है। तो भूपति का जो चरित्र है वो एक ऐसे पढ़े लिखे एक जमींदार का है जो महिलाओं के मामले में लिबरल है, उसे वो छूट देता है, उसे पढ़ने का अवसर देता है, उसे जो है ऐसी रुचियों में मतलब उसे अपनी मन की बात कहने की छूट देता है। तो उस समय हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ नया शिक्षित मध्य वर्ग का उभार हो रहा था, जमींदार परिवार का होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है। अब ये समझ में आनी चाहिए हमें कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए था कि देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं और सत्यजीत राय भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी दोनों का संबंध एक ऐसे परिवार से है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जमींदारी परिवार से आया है। तो वे कहीं ना कहीं क्या है, उस समय के अपने समय की घटना को अपनी रचना में व्यक्त करते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी देख सकते हैं कि एक लेखक जो है किस तरह से भूपति जो है अपने समय में वो परंपरावादी नहीं है, वह जो है जमींदार होने के बाद भी परंपरावादी नहीं है। उसका संबंध किससे है? आधुनिकता और उदारवादी चेतना से है। इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि बांग्ला नवजागरण में जो आधुनिकता की आहट है वह कहीं ना कहीं इस फिल्म में दिखाई पड़ती है। इसीलिए इसका जो जमींदार चरित्र है वह लिबरल होने के साथ साथ आधुनिक भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अपनी पत्नी को इतना स्पेस नहीं देता। तो ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं हम दोनों इसके निर्माणकर्ताओं को देख सकते हैं, लेखक को भी देख सकते हैं, फिल्म निर्माता को देख सकते हैं। दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि कहीं न कहीं उस जमींदार भूपति के चरित्र से बहुत मेल खाता है। यानी अब ये देखिए कि एक जगह हम देख सकते हैं कि उपन्यास में मोटे तौर पर भूकष्टकारों का संबंध किससे होता है? भूस्वामियों का संबंध अपने काश्तकारों से होता है। लेकिन देखिए उपन्यासकार ने भी और फिल्मकार ने भी मतलब कथा कहाँ बनाया, कथा किसको चुना? उस जमाने के उस अपर मिडिल क्लास को हाईलाइट किया, उनके जीवन के संबंधों को हाईलाइट करते हैं। वो किसानी समस्या को लेकर नहीं आते, जबकि उस दरमियान 1859 में नील विद्रोह जैसी घटना हो चुकी थी। उसके ठीक बाद आप देखिए कि बाइकआउट मूवमेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों फिल्मकार भी और लेखक भी दोनों क्या कर रहे हैं? कथा के केंद्र में उस नवशिक्षित उच्च मध्य वर्ग के जीवन की घटनाओं को कहीं न कहीं रोकने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पाश्चात्य जीवन शैली दोनों ने उस शिक्षित वर्ग को बाहर रखा है, जो कहीं न कहीं क्या है, पाश्चात्य जीवन शैली और पाश्चात्य जीवन मूल्यों का अनुकरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों उससे बाहर हैं। कौन? भूपति। और हम रविन्द्रनाथ को भी देख सकते हैं और सत्यजीत राय को देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि भूपति जो है वो पश्चिम से प्रभावित जरूर है, लेकिन वो अंग्रेजी राज का भक्त नहीं है। मोटे तौर पर हमारी यह धारणा कि जो जमींदार है वो एजेंट है अंग्रेजी शासक का, तो सारे जमींदार एजेंट नहीं है, ये भी बताने का लक्ष्य शायद उनका रहा होगा। शायद इसीलिए दोनों, हम सत्यजीत राय को भी देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ को भी देख सकते हैं। दोनों पश्चिमी आधुनिकता से प्रभावित जरूर है, लेकिन पश्चिमी आधुनिकता के सामने आत्मसमर्पण, पश्चिमी सत्ता के सामने, औपनिवेशिक शासन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते। वे अपने शक्ति के साथ आगे आते हैं और वे कहीं न कहीं सामाजिक मूल्यों की रक्षा का भी प्रश्न खड़ा करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा इस उपन्यास में कि जो चरित्र हैं वो अंग्रेजी राज का विरोध करते हैं।
हम एक तरफ मानते हैं क्या कि वो जमींदार है, लैंडलॉर्ड है और पश्चिमी शिक्षा से दीक्षित है, तो वो अंग्रेजी सरकार के पक्ष में बात करेंगे, पर ऐसा हम यहाँ नहीं देखते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं घोड़े बाई 1916 में जो उनका एक नॉवेल आया था जो बंगाल विभाजन पर आधारित था, जिसमें कांग्रेस की स्थापना के बाद की घटना भी इसमें हम देख सकते हैं। गोरा उपन्यास के बाद ये घटना है। तो इस घटना की जो मूल कथा मैं 2-3 बातों में समेट दूंगा कि 1905 के सांप्रदायिक जो आधार पर विभाजन की बात की गई, स्वदेशी आंदोलन और की बात की गई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानते हैं इस उपन्यास में क्या है और इस फिल्म में, कि 1905 में जिस तरह से लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमान को बांटकर बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार की थी और स्वदेशी आंदोलन की तरह जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश किया था, उसका इन्होंने विरोध किया है। इसको मैं थोड़ा सा खोलना चाहूंगा। और पहली बार हम देख सकते हैं सिनेमा और उपन्यास दोनों में स्वाधीनता, समानता और धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। इस उपन्यास का नायक निखिलेश चौधरी एक ऐसा जमींदार है जो क्या है, आधुनिक है, उदार है, प्रगतिशील है और बहुत कुछ ये रविन्द्रनाथ के विचारों का प्रतिरूप भी है, क्योंकि रविन्द्रनाथ जिस तरह से सोचते हैं, और इस उपन्यास में देखिएगा कि वो कहता भी एक जगह, मैं देश की सेवा करने के लिए तैयार हूं, पर देश की वंदना करना देश का सर्वनाश करना है। क्यों? क्योंकि उपन्यास और फिल्म दोनों में हम देख सकते हैं कि जैसे ही फिल्म शुरू होती है तो वंदे मातरम का नारा लगाकर और मुसलमान घरों में आग लगा दी जाती है और आग की लपटें उठती है। मतलब क्या है कि वो मुसलमान कौन लोग थे जो विदेशी वस्तुओं पर अपनी जीविका चलाते थे, खरीदते बेचते थे। अब मुझे यहाँ इस संदर्भ को पढ़ते समय भारतेंदु की याद आ गई। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे या सत्यजीत राय क्या चाहते थे? सत्यजीत राय ये नहीं चाहते थे कि स्वदेशी के नाम पर और भारत माता के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाए। आज स्थिति क्या हमारे सामने है? आज हमारे सामने है कि भारत माता की जय बोलकर हम कहीं न कहीं ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भारतेंदु ने 1873 में कवि वचन सुधा के अक्टूबर अंक में एक जगह लिखा है, क्या लिखा है? सलमान की आमियाज से हम यह प्रण करेंगे कि विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, जो हमारे पास है फटने तक उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, वो नष्ट करने की बात नहीं करते, क्योंकि वो भारत का संसाधन संपत्ति मानते हैं। निखिलेश भी विरोध क्यों करता है स्वदेशी आंदोलन का? वो विरोध नहीं करता है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के नाम पर यागजनी का विरोध करता है, आर्थिक नुकसान का विरोध करता है, सामाजिक सौहार्द को पर आघात करने को वह कहीं न कहीं बुरा मानता है। और इसीलिए जो है वो बार बार कहता है कि जो छद्म राष्ट्रवादी है, जो वंदे मातरम का नारा लगाकर यह स्पेशल छूट लेना चाहते हैं किसी पर भी आक्रमण करने का, वो इसका विरोध करते हैं। यानी सत्यजीत राय और रविन्द्रनाथ दोनों ने का उद्देश्य क्या है? वो कहीं न कहीं वे उस समय की स्थितियों का विरोध करते हैं। शुरुआत में देखिएगा कि खुद रविन्द्रनाथ जब छोटे थे ना, तो वंदे मातरम गीत गाते थे, लेकिन उनका मोह भंग हो जाता है। वो शुरुआती दौर में थोड़े हिंदुत्व की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर थे, लेकिन जब उनके भीतर का आदमी बड़ा होता है, कवि बड़ा होता है, लेखक बड़ा होता है, तब उन्हें ज्ञात होता है कि बड़ा वही हो सकता है जो भेद रहित हो। और उन्होंने यही काम किया कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो विभाजन खड़ी की जा रही थी, जो भेद पैदा किया जा रहा था हिंदू मुसलमानों के बीच, उसका वो विरोध करते हैं। और उनको पता है, उस उपन्यास में निखिलेश जानता है, संदीप जिसको उन्होंने अपने घर में रखा। देखिए, निखिलेश का चरित्र भी अद्भुत है। वो इतना प्रोग्रेसिव है कि वह स्वदेशी आंदोलन का विरोध नहीं करता है, संदीप को अपने घर में रखता है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के नाम पर गरीबों को, गैर जात माने मुसलमानों पर अत्याचार और आक्रमण करना, उनकी हत्या करना को जघन्य मानता है। वो स्वदेशी आंदोलन कभी इस रूप में स्वीकार नहीं करता हो जो इस मुल्क के लोग हो या कोई भी इंसान हो जिसके जीवन के शर्त पर वह स्वदेशी आंदोलन मुहिम नहीं चलाना चाहता है। इसीलिए कॉन्फेस करता है और अपने घर में जिन लोगों को उन्होंने रखा है, वही लोग जब आग लगाते हैं और अपने काश्तकारों के बीच जाता है, निखिलेश लोग मना करते हैं, लेकिन वहां जाकर उनको संबोधित करते हुए कहता है और अंततः जो है
नाटक में उपन्यास में उसकी हत्या दिखा दी जाती है, लेकिन सत्यजीत राय हत्या नहीं दिखाते हैं। वो दिखाते माने उसमें नाटक उपन्यास में उसकी हत्या नहीं दिखाई जाती है, लेकिन सत्यजीत राय ने क्या दिखाया? सत्यजीत राय ने दिखाया कि अंत में वो संबोधित करके जब आग आ रहा है तो आग की लपटें जल रही हैं और उसकी पत्नी चारुलता, ये क्या नाम था, बिमला, बिमला जो है वो सफेद लिबास में, विधवा के लिबास में है। यानी हम देख सकते हैं कि सत्यजीत राय ने धार्मिक सौहार्द के नाम को बचाने के लिए वह मिथिलेश की बलि चढ़ा देते हैं उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए। तो एक ऐसा फिल्मकार तो जो निश्चित तौर पर एक और कहानी में हिंदी उपन्यास कहानी, प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत राय की भूमिका का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा, काफी समय हो गया है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी में आप देखिएगा कि प्रेमचंद ने जो है बताया है कि हतार मतलब कोई मतलब अवध के नवाब को पकड़ के लाया जा रहा है, कहीं कोई मार काट नहीं, कोई शोरगुल नहीं, इस तरह उन्होंने जिक्र किया है। और पता नहीं मैं सत्यजीत राय की बात मैं कहूँगा और इनकी बात, दोनों की बात कहूँगा। प्रेमचंद ने कथा लिखा है, कहानी लिखी है उन्होंने वाजिद अली के जिस चरित्र को गढ़ा है वो एक सामंत का चरित्र है, लेकिन साथ ही साथ वो वाजिद अली को वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब उसकी नकारात्मक छवि गढ़ी है, एकदम एक ऐसे शासक की जो कि एकदम निष्क्रिय है और मतलब उसकी लोकप्रियता इतनी कम है, या कह सकते हैं कि वो लोकप्रिय है ही नहीं, एक निगेटिव छवि उन्होंने गढ़ी है। इसके बारे में सुंदर लाल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि शायद प्रेमचंद ने वाजिद अली का चरित्र ऐसा क्यों गढ़ा। रुद्रांश मुखर्जी एक इतिहासकार हैं और उन्होंने एक जगह अवध इन रिवोल्ट नामक एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि देखिए जहां प्रेमचंद चूक गए हैं वहां सुंदरलाल नहीं चूकते। अंग्रेजी राज और भारत में अंग्रेजी राज, ये देखिएगा इस किताब में 1927 में किताब आई थी, उन्होंने लिखा है कि वाजिद अली के साथ अंग्रेजों की जो आउटरम थे ना, आउटरम उस समय रिचर्ड आउटरम थे और रिचर्ड आउटरम ने उनसे कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप 3 दिन की मोहलत दी जाती है, आप जो है अवध को हैंड ओवर कर दीजिए सब्सिडियरी अलायंस के तहत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या सब्सिडियरी, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने उसको सरेंडर करने के लिए कहा था। सुंदरलाल ने कहा था कि ये सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या हैं, ये अंग्रेजों की 2 ऐसी नीतियां हैं जिसके जरिए वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। प्रेमचंद से यही चूक हो जाती है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है। यहाँ पर सत्यजीत राय किंतु रेक्टिफाई करते हैं। वे क्या करते हैं, वे ऐसे इतिहास की किताबों का अध्ययन करते हैं तब जाकर फिल्म बनाते हैं, जिसमें रिवोल्ट इन अवध वाली जो किताब है उसमें उन्होंने जिक्र किया रुद्रांश मुखर्जी ने कि जब वाजिद अली को पकड़ के ले जाया जा रहा है ना, तो जो एक लोकगीत लोग नन्हा गाते हैं, उन लोकगीत की कुछ पंक्तियां हैं, राजा और किसान एक साथ रो पड़े, सारा जहां रोने और बिलखने लगा। जब नवाब को लेकर जा रहे हैं, लोकगीत है उस समय का, तो सवाल पैदा होता है कि जहां प्रेमचंद लिखते हैं कि जनता एकदम उदासीन थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही एक इतिहासकार लिख रहा है, वो सुंदरलाल जैसा इतिहासकार रुद्रांश मुखर्जी उसके हवाले बात कहते हैं कि आवाम रो रही थी। यानी लोकगीत में, यानी जो लोक है, जो साधारण जनता है, तथाकथित अंग्रेजी एजेंट नहीं मैं कह रहा हूँ, तथाकथित एडी क्लास की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वह वर्ग जो वाजिद अली को एक नायक की तरह देखता है, और लोग कहाँ तक पहुंचते हैं, कानपुर तक उसे छोड़ने रोते हुए पहुंचते हैं। उसको कलकत्ता जब लाया जाता है तो लोग उसके पीछे पीछे उसको मतलब कानपुर तक आते हैं, उसके बाद रेजिमेंट चेंज हो जाता है या क्या जो भी हो। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होती, वो जनता के निकट नहीं होता, या कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन का वह विरोधी नहीं होता, तो क्या जनता इस तरह से उसके लिए रोती, ये बात भी हम देख सकते हैं। और एक बात है इसमें, आप देखिएगा कि कहानी में मिर्जा और मीर आपस में लड़कर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन शतरंज के खिलाड़ी में मरते नहीं हो, वापस बैठ के दोनों शतरंज खेलते हैं। मैं ये सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूँ
यानी हम देख रहे हैं कि प्रेमचंद सामंत तो आपको मरते हुए दिखाते हैं, लेकिन सत्यजीत राय सामंत को आपको मरते हुए नहीं दिखाते हैं। वो दिखाते हैं 1977 के बाद ये फिल्म बनी है, संभवतः 81 में कब बनी है, 77 में बनी है, 75 के बाद बनी है। तो हम देखते हैं कि वहाँ वो फिर दोनों शतरंज खेलने बैठ जाते हैं, यानी सामंतवाद पूंजीवाद के साथ मिलकर पूरा जिंदा हो जाता है। सत्यजीत राय का फोकस यहाँ है, यानी जिस सामंतवाद को प्रेमचंद मरते हुए दिखा रहे हैं अपनी कहानी में, सत्यजीत राय उसे पुनर्जीवित करते हैं और शक्तिशाली बनाकर 1975 के आपातकाल की विफलता के बाद। तो ये एक बड़ी घटना है जो हम सत्यजीत राय के सिनेमा में देख सकते हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने समाज को रीड किया है, एक सिनेमाकार की तरह वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। इसी तरह से मृणाल सेन है, ऋतिक घटक है, सब पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि साहित्य और इतिहास का, साहित्य और सिनेमा का जो संबंध है वह दो आँखों का संबंध है, जिसमें सिर्फ दो आँख नहीं, मन भी है और विवेक भी है। और ये विवेक कहीं न कहीं उस बुद्धिवाद, उस ज्ञानोदय से आया है, तो नवजागरण की पृष्ठभूमि से आया है, जिसमें आधुनिकता के साथ साथ औपनिवेशिक सत्ता से टकराने की शक्ति भी है। तो इस अर्थ में हम देख सकते हैं पूरे बांग्ला नवजागरण को, और उसके बाद के समय के बांग्ला सिनेमा और तमाम कलाओं को भी देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जायसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत। इतना रचनात्मक और तुलनात्मक प्रस्तुतियों को ले और आमंत्रित करना चाहेंगे मधु सिंह जी को, जो हिंदी डिपार्टमेंट से है, शहीद खुदीराम कॉलेज से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं कोलकाता सोसाइटी फॉर एशियन स्टडीज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी और उनके सहकर्मियों के प्रति जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मेरे आलेख का विषय है रविंद्र ठाकुर, मनुष्यता एवं भारतीयता के लेखक। इसका संदर्भ है निराला कृत रविंद्र कविता कानन। इस संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के महान सपूतों में एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व रविन्द्रनाथ टैगोर का था, और वे कवि, चिंतक, अध्यापक तथा नाटककार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और वे प्रकृति के सच्चे कवि थे। उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। वह बांग्ला नवजागरण के महानतम व्यक्तियों में शामिल रहे हैं और जाति के जागरण को कर्म की सफलता तक पहुंचाने वाले और परिस्थितियों से थककर बैठी हुई जाति के भीतर कविता और संगीत के माध्यम से उत्साह और विश्वास भरने वाले अमर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के जातीय महाकवि तो हैं ही, इसके साथ ही वे विश्व कवि भी हैं। प्रतिभा से संपन्न रविन्द्रनाथ का स्थान जो है वो सर्वोच्च है, और जाति और देश के प्रति समर्पण और प्रेम प्रतिभा ने इस वंश रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो वंश था बंगाल में ठाकुर वंश विशेष तौर पर प्रसिद्ध है, और वे उसी वंश से थे। और उनका जो वंश था वो गौरव के शिखर पर स्थापित था। और रविन्द्रनाथ का रंग और रूप अगर हम देखें तो वह आर्यों के सच्चे रंग रूप की स्मृति को दिखाते हैं। अगर इनकी प्रतिभा में साहित्य और कला की नई सृष्टि करने की अद्भुत शक्ति हमें दिखाई पड़ती है, और उन्होंने देश और साहित्य का बड़ा उपकार किया था। जिस बंग भूमि में जहाँ पर आज हम लोग हैं, इस बंग भूमि में ही इनका जन्म हुआ था। और रविन्द्रनाथ अभी ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा ही आदर से इस बंग भूमि में नाम लिया जाता है। उनकी प्रसिद्धि का यह अलग हम देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो 3 साल, 4 साल, 5 साल का है,
वह भी रविंद्र संगीत से परिचित है, वह भी बहुत अच्छे से रविंद्रनाथ टैगोर को जानता है और हर घर में रविंद्र संगीत नृत्य यहाँ की संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रत्येक बंगालियों की यह शान भी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव जो है वो बंगाल सहित कोलकाता वासियों में दिखाई पड़ता है। और इतना ही नहीं, बंगालियों के घरों में रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर और चित्र होना यह बहुत ही आम बात है। इसे हमें यह पता चलता है कि किस तरीके से उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव जो है वह बंगाली समाज या बंगालवासी रखते हैं। इसके साथ ही साहित्य प्रेम और संस्कृति प्रेम दिखाने के लिए भी हम देखते हैं कई बार रविंद्रनाथ टैगोर का प्रयोग जो है राजनीतिक इस्तेमाल भी उनका होता है और इससे उनके प्रभाव का बोध हमें होता है। तो जिस बंगभूमि में रविंद्रनाथ का जन्म हुआ उस बंगभूमि के एक और महान समाज सेवी राजा राममोहन राय हैं और अभी कुछ देर पहले शंभुनाथ सत्यदेव चौधरी सर भी बोल रहे थे कि दोनों बांग्ला नवजागरण जो है उसमें सबका अलग अलग मत जरूर था, लेकिन सबका लक्ष्य जो था वो एक था, मनुष्यता मानवता वही उनके केंद्र में था। तो इसी संदर्भ में दोनों मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन यूरोपीय रिनेसा के सार्वभौम संदेशों का प्रचार करते हुए दोनों ने अंतरराष्ट्रीयवाद में विश्वास व्यक्त किया था और अपने आप को राष्ट्रवाद से अलग रखा था। रविन्द्रनाथ की खासियत यह थी कि बांग्ला नवजागरण के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन ये उनकी खासियत थी और उन्होंने एक विराट सांस्कृतिक वातावरण दिया और बांग्ला भाषा को कई अमर रचनाएं भी दी थी। इन रचनाओं में सिर्फ बांग्ला साहित्य में ही नहीं बल्कि जो हिंदी पढ़ने वाले उनके बहुत सारे जो पाठक थे वे भी उनसे जुड़ते गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन रचनाओं में हम देखते हैं कि हिंदी के जो सुप्रसिद्ध छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर पर रविंद्र कविता कानन नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी और ऐसा माना जाता है कि यह जो पुस्तक थी रविन्द्रनाथ टैगोर की ये हिंदी की पहली पुस्तक है और इसके मूल को पढ़ने के लिए लोगों ने बांग्ला भाषा सीखी थी और इस पुस्तक के माध्यम से बांग्ला भाषा सीखी और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना समझा और उनके साहित्य से संबंधित जो कई महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में उन्होंने जाना और इसके बारे में ही रविंद्र कविता कानन के माध्यम से आज हम इस लेख के माध्यम से हम रविन्द्रनाथ टैगोर को जानेंगे समझेंगे। तो जब रविंद्र कविता कानन में छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन लेखन सृजन संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखते हैं और वे बताने की कोशिश करते हैं कि रविन्द्रनाथ के काव्य में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से उन्हें विश्व कवि की मर्यादा मिली। यह बहुत बड़ी बात है कि हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की और उनको विश्व कवि कहते हैं। तो इस किताब में यह बताने की कोशिश की गई है कि उनको विश्व कवि क्यों कहा गया। तो निराला ऐसा मानते हैं कि रविन्द्रनाथ साहित्य जगत में उनका जब आगमन होता है उसके पश्चात बंग साहित्य पूरी तरीके से परिपूर्ण विकास हुआ और उनके आने के बाद ही पश्चिमी विद्वानों के हृदय में बंग भाषा के प्रति सम्मान का भाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है और जीवन की निरर्थकता जो थी प्राणहीनता जो थी उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग भूमि के सभी लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा जो है उसका संचार किया था। और टैगोर के जीवन दर्शन के संदर्भ में निराला खुद लिखते हैं कोटेशन, रविन्द्रनाथ विराट के उपासक हैं, वे शूद्र की भी उपेक्षा नहीं करते बल्कि उसे भी विराट का ही अंग मानते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी जो कि मैं रविन्द्र कविता कानन पढ़ रही थी उसके दौरान ही मैंने उसमें पढ़ा कि उन्होंने जब शांति निकेतन की स्थापना की थी तो वहां पर जो खाना बनाने वाले लोग थे तो रविवार को होता यह था कि उनके लिए वहां पर वो जिसके लिए खाना बना रहे होते थे वो लोग उन नौकरों के लिए खाना बनाते थे और उनको छुट्टी दी जाती थी। मुझे नहीं मालूम है कि यह परंपरा अभी भी चल रही है कि नहीं, लेकिन
इस स्वभाव से पता चलता है कि रविन्द्रनाथ जी समानता की बात करते हैं और वह चाहते हैं कि सभी को सबसे पहले मनुष्य समझा जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो परिचय है वो मैं इस रूप में भी देखते हैं हम लोग कि उनका जो संबंध है वो प्रकृति और मनुष्य के साथ बहुत ही गहरा संबंध जो है हमें देखने को मिलता है। तो प्रकृति और रविन्द्र का बहुत ही गहरा सहचर्य है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पालन पोषण हुआ था वो नौकरों के शासन के बीच हुआ था और माता पिता से जो प्रेम उनको मिलना चाहिए था वो उस रूप में नहीं मिला था। और यही वजह है कि ज्यादा उनका जो समय था वो अपने नौकरों के बीच बीतता था और कई बार ऐसा होता था कि वे अकेले अपने घर के झरोखों से बाहर देखते थे और ऐसे ही समय व्यतीत करते थे। और वे जहाँ रहते थे सबसे अच्छी बात यह थी कि वे झरोखे से अपने घर के बाहर पक्के घाट को देखते थे, वहाँ के लोगों की भीड़ को देखते थे और बगीचे में जो चिड़ियों की चहक होती थी वह भी देखते थे। तो ये सारे जो दृश्य थे वो घंटों कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करते थे और रविन्द्रनाथ के बालक मन का जो धैर्य और साहस देने वाली यही घटना है कि इसका प्रकृति का प्रभाव जो है वो बालक मन पर बहुत ही गहरा पड़ता है और उनके बालपन का अधिकांश समय प्रकृति के दूसरे छोर के मोहनी सृष्टि के साथ बीतता है और यही वजह है कि उनका मैत्री बंधन जो है प्रकृति के साथ हमें दिखाई पड़ता है। और इस संदर्भ में वे खुद भी कहते हैं कि अप्रैल के धूप भरे दिन में वन के रास्ते वह आता है सदैव आता है, अंधेरी बरसात की रात में कड़कते बादल के रथ पर चढ़कर वह आता है। तो प्रकृति दर्शन की कितनी ही कथाएं जो हैं बालक रविन्द्रनाथ की जीवनी में मिलती है हमें। और रविन्द्र कविता कानन में निराकुल बताते हैं कि पश्चिमी संसार उन्हें नदी का कवि मानता है और उनकी कविताओं में हम जब रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं को पढ़ते हैं तो हम कई बार उनकी कविताओं में बार बार नदियों का जिक्र पाते हैं और ये सारी नदियां बंगाल की प्रसिद्ध नदियों का सौंदर्य और प्रभाव उसके तरंगों को दिखाता है। और नदी जो है उनकी कविताओं में एकदम स्वाभाविक रूप से आती है और रविन्द्रनाथ के जीवन में बहुत सा समय जो है वो हम देखते हैं कि नदियों के किनारे उनके प्राकृतिक सौंदर्य की उदार गोद में बीतता है। वे कहते हैं अपनी कविता में रवि शशि भांति गाथिबर हार आकाश आखिया कारिगो बाज साझेर आकाशे कोरे गालागाली आलस कोना जोलोद्राशी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस कविता में प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करते हुए वे कह रहे हैं कि मैं सूर्य और चंद्र को गूंथकर हार पहनूंगा, आकाश को अंकित करके वस्त्र पहनूंगा। यह कवि की कविता माधुरी है जिसे हम देख पाते हैं। वे जिस प्रकृति प्रेम का अनुभव करते हैं वही अनुभव दूसरों को कराना भी चाहते हैं। वे उन्हें पुकार कर कहते हैं आज की प्रभाते घुमरे मोत बाहिर कोइया आए एमन प्रभाते एमन कुसुम केनोर सुकाए जाए बाहिरे आसिया ऊपरे बोसिया केवली गाहेबी गान तोबे से कुसुम कोहिबे रे पौधा तोबे से खोलबे प्राण। तो हम देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो मनुष्य जाति को समझना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभात के आते ही भ्रमर आ निकलता है वैसे ही मनुष्य को खुलने की जरूरत है ताकि वे एक दूसरे से संवाद कर सके। आप वर्तमान में ही देखते हैं कि हम एक घर में बैठे रहते हैं और चारों कोने में चार लोग जो हैं मोबाइल में बात कर रहे हैं, तो वो आपस में बात नहीं करके दूसरों से बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं और अभी जरूरी है कि एक दूसरे से मनुष्य संवाद करे। आज जो आत्महत्या की घटनाएं घट रही है यही वजह है कि मनुष्य की जगह कहीं ना कहीं तकनीक ने ले ली है। तो आगे मैं वापस रविन्द्रनाथ टैगोर पर आना चाहूंगी कि वे सिर्फ अपनी कविताओं में प्रकृति प्रेम की बात नहीं करते बल्कि वो देश प्रेम की भी बात करते हैं। और जिस समय हमारा जो देश है वो पराधीनता की पिंजड़े में बंद था उस समय से लेकर वर्तमान समय का दृश्य भी उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। वे भारतीय स्वाधीनता के लिए जूझने वालों में अपने ढंग के अकेले ही महापुरुष थे। उन्होंने बार बार याद दिलाया कि बंधन बाहर नहीं है भीतर है।
और वे अपना आदर्श अपने देश के आर्य महर्षियों और उनके द्वारा जो लिखे वेद हैं, शास्त्र हैं, उनको मानते हैं और उन्हीं के माध्यम से वे देश की समस्याओं का निदान करना चाहते हैं। मतलब वे अपने पूर्वजों को उसी रूप में सम्मान करते हैं और वहां से ही वो सारी चीजों को सीखते हैं और उसी के माध्यम से अपने देश कल्याण की भी बात करते हैं। निराला इस संदर्भ में कविता कानन में लिखते हैं, रविन्द्रनाथ देश को विपदगामी होने से बचा लेना चाहते थे। वे देश के मंगल के लिए किसी ऐसे उपाय की सद्भावना नहीं करते जो भारतवासियों के लिए एकदम नवीन और उनकी प्रकृति के खिलाफ है। वे उसी मार्ग के माध्यम से देश के कल्याण की बात करते हैं जो हमारे यहाँ के महामनीषी ऋषियों ने भारत को समृद्ध किया था। और इस संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी कविता में कहते हैं, नयन मुदिया सुनी गो जानी ना पूरे अनागर घोर से तो मंगल संघ तुलिया बाजाए भारत हाट से डुबाए धौराल रणकार भेदी गोली के ध्वन झोंकार। तो इस माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर अपने देश कल्याण की कामना करते हैं और बार बार अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह जो भीति का जंगल है वह छिन्न हो जाए और मनुष्य के अंदर जो हीन वार है वो सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि भीतर का जो कठोर मनोबंधन है, जब तक हमारे भीतर खत्म नहीं होगा तो हम बाहर की बुराइयों से नहीं लड़ सकते हैं। तो जरूरी है कि हमें सबसे पहले खुद से लड़ना है, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है और तब जाकर हम बाहर की बुराइयों से लड़ सकते हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले आदित्य सर भी कह रहे थे कि हम इन दिनों धर्म की बात कर रहे हैं, तो भारत जो है शुरू से ही विविधताओं का देश रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म के, जाति के और वर्ण के, संस्कृति, भाषा सब अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं कि यह हमारी एकता की बात है और यही भारत की संस्कृति है जहाँ हम लोग सारे धर्म जाति के लोग जो हैं मिलकर रहते हैं। और लेकिन वे तब दुखी होते हैं जब भारत के लोग आपस में धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे होते हैं। वर्तमान में भी एक परिस्थिति बनी हुई है कि लोग धर्म और जाति के नाम पे लड़ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं और जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, जो कि खुद का ही नुकसान है। तो इस संदर्भ में वे व्यक्त करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत के भीतर जो शिक्षा है वो स्पष्ट है कि अब अपनी डबली अपना राग छोड़ो, यह ढाई चावलों की खिचड़ी अलग पकाने का समय नहीं है। इससे देश की नाव समुद्र से पार नहीं कर सकेगी, देश के पैरों की बेड़ियां नहीं कर सकेगी। मतलब इसका यह है कि हम अलग अलग होकर अगर रहते हैं तो हो सकता है कि लोग जो है हमारा फायदा उठाएं, क्योंकि अंग्रेज पहले ही फूट डालो शासन करो नीति के माध्यम से हमारे अंदर इतना द्वेष भर चुके थे, इतना विष भर चुके थे। तो जरूरी था कि ऐसे समय में कि हम जो है इन सारी चीजों को छोड़ करके एकता की बात करें और एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़े। और इसी संदर्भ में महाकवि निर्मल हृदय पट पर स्वदेश प्रेम का वही चित्र खींचते हैं जिसमें पहले के ऋषि मुनियों और महर्षियों ने तपस्या करते हुए अपना संपूर्ण जीवन पार किया था। और स्वदेश प्रेम के संदर्भ में रविन्द्रनाथ ने अनेक कविताओं की रचना की है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। उनमें से कुछ कविताओं का जिक्र मैं करना चाहूंगी, जैसे कि बंग लक्ष्मी, माता आवाहन, हिमालय, शांति, यात्रा संगीत, प्रार्थना, शिलालिपि, भारत लक्ष्मी, आमर जननी रे। और इसके अलावा ये सारी जो कविताएं हैं वो महाकवि की वर्णन विशेषता का परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। रविन्द्र कविता कानन को पढ़ते समय एक जो और महत्वपूर्ण बात मेरे सामने आती है वो यह है कि उन्होंने इस किताब में जो समाज के भविष्य हैं, शिशुओं के विभिन्न मनोभावों का वर्णन भी उन्होंने किया है। जैसा कि प्रत्येक साहित्यकार मानवीय संवेदनाओं से भरा होता है तभी वह सृजन कर पाता है, तो वे प्रकृति के प्रत्येक कमरे में प्रवेश करने का जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आते हैं। और यही कारण है कि जड़ और चेतन सबकी प्रकृति कवि का अपना स्वरूप दिखा देती है और ये दर्पण है और प्रकृति का प्रत्येक विषय उन पर पड़ने वाला सच्चा बिंब होता है। ऐसे ही सच्चे बिंबों के साथ हमारा परिचय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर
टैगोर के शिशु संबंधी जो लिखी गई रचनाएं हैं उनसे मिलता है। दरअसल 1902 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटती है कि अचानक उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार जाती है, जिसकी वजह से उनका जो छोटा शिशु वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था, वो अकेला हो जाता है और उसे अपनी माँ की याद आती है। ऐसी परिस्थिति में रविन्द्रनाथ टैगोर खुद माता और पिता दोनों का रोल जो है वो अदा करते हैं और उन बच्चों के मन को बहलाने के लिए वो बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं। उसमें एक कथा नामक कहानी संग्रह भी है जो बच्चों को सुनाते थे, वही उनकी खुद की कहानी थी। और इसके अलावा उन्होंने बच्चों से संबंधित कई रचनाएं भी लिखी हैं जो कि आज भी प्रासंगिक है और बहुत सारे जो माता पिता हैं आज भी बंगाली घरों में अपने बच्चों को रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां सुनाते हैं। तो बच्चों के लिए बच्चों के ही स्वभाव की बहुत सी कविताएं महाकवि ने लिखी हैं और उनकी कविताओं को पढ़कर बच्चों सहित बड़ों ने भी आनंद उठाया है। तो रविन्द्र कविता कानन में निराला इन शिशु संबंधी कविताओं का जिक्र करते हुए कहते हैं, रविन्द्रनाथ की ये कविताएं एक दूसरे ढंग की किंतु बहुत ही सुहावनी और मनमोहनी प्रतिभा से संपन्न कविताएं हैं। निराला रविन्द्रनाथ द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा की भी बहुत तारीफ करते हैं और वे कहते हैं कि महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जब खुद कविता लिख रहे होते तो वो ऐसा नहीं है कि वे कवि के तौर पर कविता लिख रहे होते, बल्कि वे खुद एक मासूम बच्चा बन जाते हैं और उसी संदर्भ में वो कविता भी लिखते हैं। उनकी सरलता और भोलेपन पर कोई भी मुग्ध हो जाएगा। उनकी कविता है आमी सुधू दोसे छिलाम वरम गाछेर डाले पूर्णिमा चांद आटका पड़े যখন সন্ধ্যাকালে তখন কি কেউ তারে ধরে আনতে পারে শুনে দাদা হেসে কেমো বললে আমায় খোকা তোর মতো আর দেখি নই तो बोला। तो महाकवि इस कविता में बड़ी ही मासूमियत के साथ कदम के पेड़ में चांद के अटकने की बात करते हैं और चांद के अटक जाने पर वे उसे पकड़कर लाने की भी बात करते हैं और उनकी इस भोलेपन पर किस तरह जो भोली तुलिका अंकित की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद अपनी कविता में, वह हमें इस कविता के माध्यम से देखने को मिलती है। तो महाकवि ने समाज के भविष्य, ऐसा हम लोग कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे भारत के भविष्य हैं, तो इन बच्चों पर, इन शिशुओं पर ढेर सारी कविताएं लिखी और उनकी मासूमियत, उनका भोलापन, उनके सवाल, उनकी परेशानियां से संबंधित बहुत सारी कविताएं जो है वो महाकवि के भोलेपन को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और बच्चों के लिए जो ऊंचे भावों की जो साहित्यिक कविता है वह भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखी है और इसका आपको देखा प्रमाण जो है वो मास्टर बाबू नामक एक कविता में हमें दिखाई पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों की भाषा में ही रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं जिन्हें पढ़कर बच्चों के स्वभाव पर उनका जो विचित्र अधिकार है वह हमें देखने को मिलता है और हम मुग्ध भी होते हैं। और इसी संदर्भ में हम यह भी देखते हैं कि जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर की बात होती है तो उनके काव्य संगीत की बात जरूर होती है। आज भी जितने भी बांग्ला भाषी हैं उनके घर में रविंद्र संगीत, उनके बच्चे जो है वो रविंद्र संगीत से परिचित होते हैं। पूरा बंगाली समाज जो है वो रविंद्र संगीत से परिचित है। पूरे बंगाल वासी ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासी इस बंगाल संगीत से परिचित हैं। और इस रविन्द्र कविता कानन में भी हमें रविन्द्र संगीत का जिक्र जो है हमें दिखाई पड़ता है। तो इस संदर्भ में सृष्टि के देव का काव्य कहा जाता है रविन्द्र संगीत को। और इस संगीत को सुनने की शक्ति जो है सभी रचनाकारों में नहीं होती। यह सच है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये सारी प्रतिभाएं शामिल होती हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिनमें संगीत लेखन की कला, कविता लेखन की कला, गद्य लेखन की कला और एक सबसे बड़े मानवता की बात जो है उनके अंदर हमें दिखाई पड़ती है। तो वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। वहीं हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में भी सूर, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई ऐसे बहुत सारे महाकवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं को सस्वर गाया भी था और हमारे सामने उन गीतों के माध्यम से, उन पदों के माध्यम से बहुत सारे उस समय के यथार्थ को और आज के यथार्थ को रखा था। तो 20वीं सदी में हम देखते हैं कि बंग साहित्य में ऐसे ही संगीत मर्मज्ञ जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हमें दिखाई पड़ते हैं और
जनता की खोज जो है वो कह सकते हैं कि पूरी होती है। और रविन्द्रनाथ जितने बड़े शब्द शिल्पी थे, जितने बड़े साहित्यकार थे, वे उतने ही बड़े संगीत विशारद भी थे। उनकी ही श्रेष्ठ रचना जिन पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, गीतांजलि, उसमें वो ये जो पुस्तक है वो संगीत की पुस्तक है। और आज हम विश्व की जो स्थिति देख रहे हैं उसमें गीतांजलि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गायत्मक संतुलन स्थापित कर सकती है। और यहाँ विश्व में जो सर्वत्र ब्रह्म है, मानव ईश्वर है, सौंदर्य में प्रभु का संदेश जो है वह ध्वनित होता हमें दिखाई पड़ रहा है। महाकवि ने कई महत्वपूर्ण गीत जो है इस गीतांजलि में लिखे हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा गीतांजलि में शामिल हमें दिखाई पड़ते हैं। उनके गीत संकलन में मानव के विकास के आशावादी स्वर जो है हमें सुनाई पड़ता है। और संसार में मानव की मुक्ति की बात भी वे इस गीतांजलि के माध्यम से करते हैं। और गीतांजलि का मुख्य विषय जो है वो भक्ति है। तो गीत संख्या 15वें नंबर में वे कहते हैं कि ईश्वर सहज किंतु महान उपकारों का दाता है। तो आगे देखते हैं कि कला को आदर्श स्थान प्रतिष्ठापित करने के लिए वे किस तरह से साधारण जनों की सीमा को पार करते हैं। और विश्व कवि एक संगीत का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आहा जागी पौहाल बिहावनी कलानंद नयनतर सुंदरी मौलान प्रदीप उषा नीलो अंचल पांडुर सोसोधर गोतो औस्पांचल मुझ आखी जोल चोलो सोही चोलो अंगे नीलांचल सोबरी। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों में गीतकार की सहजता भी हमें दिखाई पड़ती है और व्यक्तिगत लगाव भी हमें दिखाई पड़ता है। और उनका काव्य पूर्ण रूप से भारतीय चरित्र में ढला हुआ है और उपनिषद उनके रक्त में घुले हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रविंद्र कविता कानन में दर्शन मानव को देश धर्म रूढ़िवादिता संकीर्ण प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दुनिया उसी ओर चलने को बाध्य भी है, क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और ऐसा न करने वाला जो है वो विकास को खंडित करेगा। और आज विश्व के विकास में उनके दार्शनिक लय छंद अनुकूलित हो रहे हैं और हर दर्शन या विचारधारा कुछ ऐसे ही सार्वभौम सत्य होते दिखाई पड़ते हैं जिनमें प्रत्येक विकास विद्यमान होते हैं। और जरूरी है कि हर मानव जाति में रचनात्मकता होती है और निराला ने इसी लक्षण को दिखाया है रविंद्र कविता कानन के माध्यम से। और उन्होंने टैगोर का स्वर जो है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और उनकी मानवता को निराला जो है खुद स्वीकार भी करते हैं। और रविंद्र कविता कानन में इन सारी बातों पर वे चर्चा भी करते हैं। तो जरूरी है कि हम भी उदार बने और उदारता के साथ आगे बढ़कर मनुष्यता की बात करें, मानवता की बात करें। और एक मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और इस गुण को खुद भी अपनाते हुए समाज में भी इसकी स्थापना करें और इसकी ओर लोगों को प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत ही हम मदद करना चाहेंगे दुर्गेश कुमार यादव जी को, जो पीएचडी स्कॉलर है विद्यासागर यूनिवर्सिटी में, वो कृपया करके प्रस्तुत करें। बिना किसी भूमिका के मैं सबसे पहले कोलकाता सोसाइटी फॉर एशियन स्टडीज, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभी पदाधिकारियों को इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आलेख पाठ में अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपने आलेख पाठ की ओर आता हूँ। मेरे आलेख पाठ का शीर्षक है रविंद्रनाथ हिंदी साहित्य और नवजागरण। रविंद्रनाथ ठाकुर किसी जाति विशेष या राष्ट्र विशेष के नहीं बल्कि वैश्विक कवि हैं। आज भी बंगाल में
विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में रविंद्र संगीत लोग बड़े चाव से सुनते गाते हैं। इनकी स्वीकार्यता इसी से देखी जा सकती है कि यहाँ घर घर में रविंद्रनाथ की तस्वीरें मिल जाएंगी। वैश्विक कवि होने के साथ साथ वे एक जातीय कवि भी हैं। निराला ने उन्हें बांग्ला का जातीय कवि कहा है। बंगाली समाज उन्हें माँ के दूध के बराबर जरूरी एवं महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके लेखन का अमिट छाप भारतीय समाज खासकर हिंदी साहित्य पर पड़ा। प्रेमचंद ने कहा भी है कि वे कहानी लेखन में रविंद्रनाथ को देख कर ही आए। जिस आदर से उन्हें बांग्ला साहित्य में याद किया जाता है, उसी आदर भाव से उन्हें हिंदी साहित्य में भी याद किया जाता है। हिंदी नवजागरण और हिंदी साहित्य के बीच रविंद्रनाथ एक सेतु की तरह है। हम सभी जानते हैं, 2 सत्रों में हम लोगों ने सुना भी कि नवजागरण हिंदी प्रदेशों में बांग्ला साहित्य के माध्यम से ही होकर आया है। यह नवजागरण का ही प्रभाव है कि वे ब्राह्मण जमींदार परिवार से होते हुए भी वर्ण विरोधी, सामंत विरोधी और सच्चे मानवता के उपासक थे। इसी संदर्भ में डॉक्टर शंभुनाथ जी अपनी पुस्तक भारतीय नवजागरण एक असमाप्त सफर में लिखते हैं, वे बांग्ला नवजागरण की उत्कृष्टतम देन माने गए हैं, बांग्ला के सबसे बड़े जातीय कवि के रूप में देखे गए हैं और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के एक बड़े प्रचारक के रूप में सामने आते हैं। हिंदी साहित्य में रविंद्रनाथ का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि निराला ने रविंद्र कविता कानन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मृत्युंजय रविंद्र शीर्षक से उन पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। इसके अलावा दिनकर ने अर्धनारीश्वर पुस्तक में रविंद्रनाथ पर केंद्रित 3 लेख और डॉक्टर शंभुनाथ ने अपनी पुस्तक भारतीय नवजागरण एक असमाप्त सफर में रविंद्रनाथ बांग्ला नवजागरण का शिखर शीर्षक से एक लेख लिखा। उनके लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण और जो एक चीज देखी जा सकती है कि वे परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय करते हैं। उन्होंने परंपरा को आधुनिकता से और आधुनिकता को परंपरा से जोड़ने का काम किया। वे आधुनिकता के नाम पर ऐसा भी नहीं है कि वे अपनी सांस्कृतिक परंपरा को छोड़ना चाहते हो और साथ ही रूढ़िवादी परंपरा से चिपके रहना भी उन्हें पसंद नहीं था। उनका संबंध एक जमींदार परिवार से था, इस कारण वे अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए और वहीं दूसरी ओर उन पर उपनिषद, वेद, बुद्ध, कबीर और संत कवियों का भी काफी प्रभाव था। 1915 में उन्होंने 100 Poems of कबीर शीर्षक से कबीर के दोहों का अनुवाद किया। हम देख सकते हैं कि एक तरह से कबीर के रहस्यवाद को ही रविंद्रनाथ ने आत्मसात किया और उसे व्यापक मानवीय मूल्यों से जोड़ा। कई विद्वान छायावाद पर अंग्रेजी के रोमांटिक और बांग्ला के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव मानते हैं। छायावाद पर रविंद्रनाथ का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। रविंद्रनाथ के यहाँ जो रहस्यवाद है, नवजागरण की प्रवृत्ति है, प्रकृति का मानवीकरण रूप है, वही छायावाद की भी मूल विषय वस्तु भी है। छायावाद को हिंदी नवजागरण का एक चरण भी माना गया है। तो एक ओर छायावाद जहां राष्ट्रीय जागरण का स्वर बन रहा था, तो दूसरी ओर सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का आह्वान भी कर रहा था। इस प्रकार रविंद्रनाथ के रोमांटिसिज्म का प्रभाव हम छायावाद पर देख सकते हैं। उनके समस्त लेखन में मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रश्न है। वे राजनीतिक और भौगोलिक स्वतंत्रता से अधिक व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देते थे। उन्होंने हमेशा अपनी रचनाओं में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, रूढ़िवादी परंपरा, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और मानव मुक्ति, स्त्री मुक्ति के पक्षधर रहे। छायावादी कवियों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से इन तमाम प्रश्नों से टकराने का काम किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है कि छायावाद का रहस्य रविंद्रनाथ की कविताओं के आध्यात्मिक रहस्य की छाया है। आचार्य शुक्ल भी छायावाद की इस आध्यात्मिकता का मूल स्रोत रविंद्रनाथ में देखते हैं। मुकुटधर पांडे छायावाद क्या है शीर्षक निबंध में छायावाद के संदर्भ में लिखते हैं, अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा वन साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे यह सब मिस्टिसिज्म के लिए आया है।
यह दौर सांप्रदायिक शक्तियों के उभरने और मजबूत होने का दौर है। इसका जीता जागता उदाहरण हम विगत 3-4 दिनों से जो एक देश में माहौल बना है उसे हम देख पा रहे हैं। देश में चारों तरफ सांप्रदायिकता अपने चरम पर है। लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए आमादा हो गए हैं। अलग अलग धार्मिक रैलियों का मकसद अब केवल दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंचाना ही है। आज से लगभग 100 साल पहले गोरा उपन्यास में रविंद्रनाथ ने इस शक्ति का अत्यंत सुचिता से जिक्र किया। सुचरिता के माध्यम से एक प्रसंग में लेखक ने कहा है, इस हिंदूपन के भीतर कहीं प्रतिकूलता का भाव जरूर है। वह सहज प्रशांत भाव नहीं, अपनी आस्था में परिपूर्ण नहीं है, बल्कि सर्वदा दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए कमर कसे हुए है। आज हम देख रहे हैं कि समाज में जो स्थिति बनी है, आज हम हिंदू तभी है जब हम मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। आज हम मुसलमान तभी है जब हम हिंदू का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो एक सांप्रदायिक शक्तियां अपने आप को मजबूत करने के लिए जो माहौल पैदा की है, उसी का नतीजा है जिसे आज से लगभग 100 साल पहले 1910 में रविंद्रनाथ ने गोरा उपन्यास में इसका जिक्र किया। औद्योगिक क्रांति के बाद देश दुनिया में काफी तेजी से बदलाव हुआ। इस बदलाव ने मनुष्य को अंतर्मन को काफी हद तक संकुचित और स्व केंद्रित कर दिया। बदलते परिवेश में राष्ट्रवाद की भी परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा गया। आज राष्ट्रवाद का उग्र रूप हमारे सामने है। इस उग्र राष्ट्रवाद ने चारों तरफ डर का माहौल बना दिया है। आज हम देख पा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चली, वो उग्र राष्ट्रवाद का ही नतीजा है। दोनों देशों के सैनिक राष्ट्रवाद के नाम पर ही एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। लेकिन इन राष्ट्रवाद के बीच, उग्र राष्ट्रवाद के समय में कहीं न कहीं मानव सभ्यता पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राष्ट्रभक्ति के नाम पर आज विभाजनकारी शक्तियां स्वयं को और अधिक मजबूत करने में लगी है। रविंद्रनाथ अपनी रचनाओं में उग्र राष्ट्रवाद की छवियों को अत्यंत बारीकी से दर्शाए हैं। गोरा उपन्यास का प्रमुख चरित्र गौरमोहन तथा गोरा भी राष्ट्रवादी है। वह एक तरफ हमेशा देश प्रेम की बात करता है, देश सुधार की बात करता है, और दूसरी तरफ हिंदू जाति में उच्च वर्ण होने की हैसियत से वो जाति को गर्वबोध की भावना भी रखता है। वह उसके माध्यम से रविंद्रनाथ ने आज के तथाकथित राष्ट्रवादियों को आईना दिखाने का काम किया। गोरा अपने दोस्त विनय को परेश बाबू के घर जाने से मना करता है। उनके यहाँ जाने पर भी चाय पीने से वो इनकार कर देता है। अंत में उसे अपने झूठे, अहम और खोखले देश सुधार का एहसास होता है और वह ब्रह्म समाज के सुधारवादी परेश बाबू से ही आजादी का मूल मंत्र पूछता है। आज भी समाज में गोरा जैसे कई चरित्र हैं जो राष्ट्रवाद की आड़ में अपनी दरियानुसी सोच को समाज पर थोपने का काम करते हैं। रविंद्रनाथ का राष्ट्रवाद आज के इस छद्म राष्ट्रवाद से काफी अलग है। उनका राष्ट्रवाद भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण कर विश्व प्रेम को अपनाता है। भारत में राष्ट्रवाद शीर्षक निबंध में रविंद्रनाथ लिखते हैं, हमारे राष्ट्रवादी लोग आदर्शों की बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीयता सही आधार का अभाव है। वे लोग जो राष्ट्रवादी आदर्शों का हवाला देते हैं खुद अपने सामाजिक व्यवहार में दकियानूस होते हैं। रविंद्रनाथ एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक चिंतक, एक समाज सुधारक भी थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देश में सामाजिक बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। नवजागरण के प्रभाव से औपनिवेशिक सत्ता के विरोध के साथ साथ सामंतवाद, पुरोहितवाद, पुरुष वर्चस्व, ऊंच नीच इत्यादि पर भी प्रहार शुरू हो गया। रविंद्रनाथ बंगला नवजागरण के कर्णधार थे। उनके उपन्यास गोरा में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। यह उपन्यास मूलतः भारत की तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का कोलाज है। इस उपन्यास के माध्यम से रविंद्रनाथ ने स्वाधीनता आंदोलन को गति देते हुए सामाजिक धार्मिक उन्मूलन की भी बात करते हैं। वे राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इस उपन्यास में उनके एक प्रसंग में विनय गोरा से कहता है कि ब्राह्मण के लड़के होकर तुम चमारों में जाकर भरोगे, आचार विचार कुछ नहीं रहेगा, बिना कंपास की नाव की तरह तुम्हारा पूरा पश्चिम का ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। रविंद्रनाथ को लगभग 30 देशों की यात्रा करने का मौका मिला था। एक वैश्विक कवि होने के साथ साथ
अपने देश के प्रति भी उनमें अटूट आस्था थी, लेकिन उनके देश प्रेम का दायरा भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति उसके दायरे में आती है। पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर होते हुए भी वे भारतीय ज्ञान परंपरा के हिमायती थे। उनकी वैश्विक अवधारणा को हम इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने शांति निकेतन में किसी भारत भारती या बंगला भारती नहीं, बल्कि विश्व भारती की स्थापना की, जहां आधुनिक शिक्षा का प्रसार भारतीय पारंपरिक शैली में वृक्ष के नीचे शुरू हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ाने के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आमंत्रित किया। लंबे समय तक उन्होंने वहां अध्यापन का कार्य किया। द्विवेदी जी ने विश्व भारती में गुरुदेव के साथ बिताए गए दिनों के संस्मरण के रूप में मृत्युंजय रविंद्र भी लिखा। रविन्द्रनाथ कभी भी पूर्व और पश्चिम के बंधन में नहीं फंसे। वे हमेशा उन्मुक्त मन से देश दुनिया को देखा। ऐसा भी नहीं था कि आधुनिकता के नाम पर वे पश्चिम का अंधा अनुकरण किए। वे पूर्व के लोगों को पश्चिम की अच्छी बातें और पश्चिम के लोगों को पूर्व की अच्छी बातों को बताने का प्रयास जीवन पर्यंत करते रहे। डॉक्टर शंभुनाथ अपनी पुस्तक भारतीय नवजागरण एक असमाप्त सफर में लिखते हैं, रविंद्रनाथ भारत के लोगों को पश्चिम की महत्ता बताना चाहते थे और पश्चिम के लोगों को पूर्व की महत्ता बताना चाहते थे। पूर्व के लोगों को पश्चिम की आधुनिक और वैज्ञानिक प्रगति चाहिए थी, जबकि पश्चिम को पूर्व के दर्शन और आध्यात्मिक मानवतावाद सीखना था, मानव और मानव की अभिन्नता का ज्ञान पाना था। रविंद्रनाथ का पूरा साहित्य हमें जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, अंधराष्ट्रवाद जैसी ताकतों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिवाद में उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा दी हुई नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। पश्चिमी सभ्यता के प्रति उनमें जो श्रद्धा थी, उनके अंतिम दौर में आते आते वे श्रद्धा दूर होने लगी। अंत में वे मानते भी हैं कि पश्चिमी सभ्यता के पास केवल शक्ति प्रदर्शन का ही रूप है। जैसा कि 2 सत्रों में आदरणीय वक्ताओं ने कहा, शंभुनाथ सर जी ने जिक्र किया, संजय सर ने जिक्र किया कि पश्चिमी सभ्यता के जो पश्चिमी सभ्यता है, खासकर वो वे शक्ति प्रदर्शन जिसका उदाहरण जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले को भी देखा जा सकता है। रूस यूक्रेन के बीच में जो अमेरिका की क्या भूमिका है, इसे भी देखा जा सकता है। तो वे हमेशा पश्चिमी सभ्यता केवल शक्ति प्रदर्शन ही करती है। मानव मुक्ति का उसके पास कोई मूल मंत्र नहीं है। 1941 में आते आते वे सभ्यता का संकट शीर्षक निबंध लिखते हैं और वे पश्चिमी सभ्यता के प्रति जो उनके मन में अटूट श्रद्धा थी, वे उस श्रद्धा को उनके मन से वो दूर होने लगती है और वे लिखते हैं, वो दुखी होकर लिखते हैं, एक ना एक दिन भाग्य चक्र पलटा खाएगा और अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़कर चला जाना होगा, लेकिन किस तरह के भारत को वे पीछे छोड़ जाएंगे। यहाँ भारत या अंग्रेज केवल अंग्रेज और भारत के संदर्भ में सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी शक्तियां जहां जहां भी मजबूत हुई और जिन क्षेत्रों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, उस संदर्भ से जोड़कर हम इसे देख सकते हैं। इस तरह वे अपने विपुल साहित्य के माध्यम से प्रेम विहीन भूमि पर मानव प्रेम का बीज बोने का काम किए। आज के अंध राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए निश्चित रूप से रविंद्र साहित्य ही एक साधन है, जिसकी ओट में समस्त मानव जाति एक छत के नीचे आ सके। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति की जी ने। मेरे ख्याल से श्री प्रमोद कुमार जी अभी उपस्थित है, तो हम लोगों को आज का सत्र समाप्त करना होगा और काफी पहला काफी ज्ञानवर्धक रहा हम लोगों के लिए, और जो भी हमारे श्रेष्ठ लोग काफी ज्ञानवर्धक रहा। आशा करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे सत्र हो जिसमें फिर से मुलाकात हो आप लोगों से और ऐसे ही ज्ञान का आदान प्रदान हो। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। काफी अच्छा लगा आप लोगों को याद रखना चाहूँगा और भी तो डॉक्टर जिन्होंने पूरे दिन भर जो है इस
आयोजन को सफल बनाने में कोऑर्डिनेशन में अपनी भूमिका अदा की। आप लोग और ये हम लोगों का संयुक्त प्रयास है और हमारी कोशिश भी है कि इस तरह के आयोजन में आप जैसे प्रतिबद्धता बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अगले लोग हमारे बोलने में सकते हैं ठीक रहेगा तो उसके बाद ऑडिटोरियम में लेक्चर होगा अभी नहीं वो 4:30 बजे तक तो हमारा सेशन हमारे सेशन तो अगर आप ये हाँ प्रमोद जी आते तो वो 4:30 बजे तक चलता बट वो उपस्थित है तो अगर हम चाह रहे थे तो पर ऑडिटोरियम चलिए वो होते हैं वो हाँ अच्छा ये बताइए कि मतलब मान लीजिए कि कोई और ले लेना हम लोगों का तो मान क्या हमें बनाना होगा अगर आपको कुछ जानने वाला है असल में हमारा जो एक को है नाटक दे पाते हैं काली घाट में संगीता नाटक का हम लोग शो अच्छा कितने बजे से वो है